हार्ट एक अकेला ऐसा ऑर्गन, अकेला ऐसा अंग है शरीर का जो लगातार पूरे साल 365 दिन 12 महीने 24 घंटे एक एक सेकंड कंटिन्यू काम करता है। पहले अटैक्स जो हम सुनते थे कि भाई एक एज में आते थे, सीनियर सिटीजन्स को आते थे। आज के एरा में यूथ ऐसी वो क्या गलती कर रहे हैं, ये जो हार्ट अटैक्स के चांसेस हैं, कॉजेस हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं और दे आर मोर रिस्क नाउ। नाइट क्लब में जाते, घूमने जाते, बाहर खाने पीने जाते, 11-12 बजे तक यहाँ खाना पीना होटलों में हो रहा है, उसके बाद 2 बजे लोग सो रहे हैं, सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि साहब हमें बीमारियाँ क्यों हो रही है। लाइफस्टाइल की वो क्या प्रोमिनेंट चेंजेस आपने देखे जो हार्ट हेल्थ को अफेक्ट कर रही है? तो जितना इंदौर हमारा अच्छा हुआ करता था, अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा दुख हूँ, बड़ा सॉरी हूँ, लेकिन उतना अब हेल्थ के लिए बिगड़ता जा रहा है। मुझे हर जगह इंदौर में भागा दौड़ी दिख रही है, मुझे हर जगह इंदौर में भीड़ दिख रही है, मुझे हर जगह इंदौर में सड़कों पे लोगों को देखो तो वो चेहरे पे वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, तनाव है। आई कैन एज अ फर्स्ट हैंड पर्सन, मैं तो देख रहा हूँ ना कि जो ये लोग इसमें ध्यान नहीं दे रहे, वो मेरे सामने आ रहे हैं, मेरी ऑपरेटिंग टेबल पे हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं, मैं उनको एंजियोप्लास्टी कर रहा हूँ। कुछ तो अब ऐसी डीजे की गाड़ियाँ हो गई जब वो बचती हैं तो मैंने लिटरली देखा है कि गाड़ियाँ भी कांपती हैं। बड़े बड़े डीजे लगे जो अलाउड ही नहीं है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होती, इससे हार्ट पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। तो एक यंत्र आया था जिसे हमने टेलीफोन का नाम दिया था, जो वायर से बंधा होता था और हम उसके पास जाते थे। लेकिन आज जो एक यंत्र आ गया, मोबाइल बोलते थे इसको, जिसका वायर तो नहीं है लेकिन उसने हमें बांध रखा है। सोशल मीडिया के आप भी समझते हो कि जो एल्गोरिदम्स होते हैं दे आर एडिक्टिव हैं वो उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि आप एक चीज़ देखोगे कंटेंट तो अगला कंटेंट आपको उस तरह से मिलेगा और रील्स चलेगी तो आप उससे बाहर नहीं आ पाते। पहले जब यंग एज में हम लोग जिम किया करते तो सिर्फ डाइट को फॉलो किया जाता था, लेकिन अभी सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा फोकस हो गए हैं कि प्रोटीन खाओ, ये प्रोटीन शेक या प्रोटीन पाउडर भी बहुत सारे। नॉनवेज डाइट नहीं ले रहा और वेज डाइट में उसका कंटेंट रिक्वायरमेंट कम पड़ रहा है तो उसको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, अदरवाइज प्रोटीन सप्लीमेंट का रेगुलर कोई रोल नहीं। हर साल इंदौर में पर्टिकुलरली अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। पहले लोग कहते थे कि साहब थोड़ा अल्कोहल हार्ट पेशेंट के लिए डॉक्टर बोलते हैं अच्छा रहता है, बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, इट्स अ टोटली मिथ। स्लीप का इंपॉर्टेंस क्या है? आप किसी को 4 दिन सोने में तो 5वें दिन वो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। जितना ज़्यादा आप नेचर को संवारोगे उतना नेचर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अदरवाइज इट विल किल यू। अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के एरा में आज इंदौर में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं और इस बढ़ते हुए इंदौर में कई सारी प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो रही हैं, वो चाहे ट्रैफिक को लेके हों, वो चाहे मेंटल हेल्थ को लेके हों, वो चाहे अदर किसी पर्सपेक्टिव को लेके हों। एक जो सबसे बड़ा कंसर्न और एक ये बहुत अलार्मिंग इशू है वो है हार्ट को लेके। रिसेंट में हमने कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे या कई सारी ऐसी घटनाएं देखी जहाँ यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आए, जिसके कारण उन्होंने अपनी जान गंवाई। पिछले कई दिनों से जब हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया इंदौर की लाइफस्टाइल को, ख़ास तौर पे बदलते हुए लाइफस्टाइल को, बढ़ते हुए स्ट्रेस को, जो ट्रैफिक के कारण है, जो वर्चुअल वर्ल्ड के कारण है, जो एक एबनॉर्मल लाइफ हम लोग जीने लगे हैं उसके कारण है, तो हमारा थॉट था एक कन्वर्सेशन किया जाए जो दिल की कन्वर्सेशन हो। दिल को लेके बहुत सारे गाने बने हैं, बहुत सारी मूवियों में दिल का बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंस बताया गया है, लेकिन जब बात आती है उसकी हेल्थ की तो हम अभी भी अनअवेयर हैं। और आज की इस कन्वर्सेशन में मैंने इंदौर के एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धांत जैन, जो कि एट प्रेजेंट में शेल्बी हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे बात की और जाना कि हार्ट हेल्थ को लेके हम कितने अनअवेयर्ड हैं या आज के एरा में क्या क्या वो चेंजेस हम लोगों ने हमारी लाइफस्टाइल में कर लिए हैं, हमारे फूड हैबिट्स में कर लिए हैं या हमारे मेंटल सोचने के तरीके में कर लिए हैं, जिसके कारण हमारी ये जो हार्ट हेल्थ है ये एडवर्सली अफेक्ट हो रही है। और इसी के कारण एक यंग एज में या ऑल ऑफ सडन लोगों को अटैक्स आ रहे हैं, चाहे वो जिम में एक्सरसाइज करते हुए, चाहे वो पढ़ाई करते हुए। सो आज का ये कन्वर्सेशन आप पूरा सुनिएगा और इस कन्वर्सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स को शेयर करिएगा, क्योंकि ये कन्वर्सेशन कोई एक नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं है, ये एक दिल से जुड़ी बात है। और हम चाहते हैं कि जिस
तरीके से हमारा इंदौर स्वच्छ इंदौर है, अब वो वाकई में स्वस्थ इंदौर की और भी अग्रसर हो। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जो हम सबके कंबाइंड एफर्ट के, हम लोगों के कंटेंट क्रिएट करने से और आप लोगों के कंटेंट देखने से ही आएगा। सर वेलकम है आपका इंदौर टॉक के अनडिस्कस पॉडकास्ट स्टूडियो में। पिछले कई दिनों से और ख़ासकर जब से कोविड गया हुआ है उसके बाद ऑब्जर्वेशन में आया है कि हार्ट को लेके बहुत सारे कियोस्क हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं मन में एक बोलते ना एक टेंशन सी होने लगी कि ये आखिर इंदौर में और मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। तो मन था कि इस टॉपिक को एक्सप्लोर किया जाए और खुलकर दिल पर चर्चा की जाए, क्योंकि हार्ट को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है। पिक्चरें हालांकि बहुत बनी हैं, गाने बहुत सारे बने, लेकिन ये दिल है क्या अभी तक किसी की समझ में नहीं आया है। तो आपने दिल की बातों को और दिल को दोनों को डिकोड किया है अपने नॉलेज के थ्रू, अपने एक्सपर्टाइज के थ्रू। तो सर सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी आपकी जर्नी जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर जर्नी यहाँ तक पहुँचने के लिए। आशीष, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, यानी हार्ट का स्पेशलिस्ट। ओके। कार्डियो यानी हार्ट, लॉजिस्ट यानी स्पेशलिस्ट। तो हार्ट का स्पेशलिस्ट मतलब बॉडी में जो आपका हार्ट है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके जो ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो डॉक्टर। ओके। तो दिल जो होता है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हार्ट एक अकेला ऐसा ऑर्गन, अकेला ऐसा अंग है शरीर का जो लगातार पूरे साल 365 दिन 12 महीने 24 घंटे एक एक सेकेंड कंटिन्यू काम करता है। आप सोते हैं, आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, हाथ पैर बॉडी रिलैक्स हो जाते हैं। आप फास्टिंग करते हैं, आपके जीआईटी सिस्टम, पेट और इंटेस्टाइन को आराम मिल जाता है, पर हार्ट को कभी आराम नहीं मिलता। अकेला ऐसा अंग है जो लगातार चलता रहता है और जिस दिन हार्ट रुकता है उस दिन आपकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो हार्ट हमारे शरीर का सबसे वाइटल ऑर्गन है। और हार्ट क्या है? एक अंग है जो ब्लड का पंपिंग करता है। हमारी जो मसल्स होती है, वैसे हार्ट के अंदर मसल्स होती है और कुछ चेम्बर्स होते हैं, राइट हार्ट चेम्बर, लेफ्ट हार्ट चेम्बर, उनके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है। लंग्स में से ऑक्सीजन लेके ब्लड आता है राइट हार्ट में, फिर लेफ्ट हार्ट में वो जाता है, लेफ्ट हार्ट से लेके वो पूरी बॉडी में जाता है। इस तरह से कंटिन्यू सर्कुलेशन होता है। ओके। और हार्ट का सर्कुलेशन हम महसूस नहीं करते, लेकिन आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो हार्ट के द्वारा जनरेटेड होता है और कंटिन्यू बॉडी में कंटिन्यू ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो हार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन फॉर योर वाइटलिटी एंड हेल्थ। सर हार्ट को तो अभी बहुत और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बिहाइंड द सीन जब हम लोग बातें कर रहे थे तो आपने आपकी एक जर्नी बताई थी और उसमें एक वो पॉइंट बताया था कि क्यों आप कार्डियोलॉजिस्ट बने। मतलब आपने बचपन से ठान रखा था कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है, और जो बैक स्टोरी आप मुझे बता रहे थे कि यू आर द टॉपर इन MPPMT, उस टाइम MPPMT होती थी। तो वो थोड़ा सा एक लिसनर्स को भी बताइए कि एक कितनी बोलेंगे एक अथक मेहनत लगी आपको इस पोजीशन पे आने के लिए। तो क्या रही वो पूरी ओवरऑल 12-13 साल की जर्नी? देखिए, बहुत बचपन की बात है, मेरे दादाजी को हार्ट अटैक आया था जब उनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, करीब 55 साल रही होगी। और MY हॉस्पिटल उस टाइम इकलौता हॉस्पिटल था इंदौर का जहाँ पे उनका इलाज हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर्स थे नामी गिरामी। तो मैंने उस समय देखा, काफ़ी प्रभावित हुआ कि डॉक्टर्स ने तुरंत सीने के दर्द में पेशेंट आता है, तुरंत ट्रीटमेंट दिया, आराम हुआ और जान बची। हमारा पूरा परिवार, पूरा कुनबा बहुत थैंकफुल था, बहुत सबने दुआएं दी डॉक्टरों को और बहुत अच्छा लगा। उस समय से मेरे मन में था कि डॉक्टर बनना है और दिल का डॉक्टर बनना है। तो MPPMT में मेरा फर्स्ट रैंक था पूरे MP में और ऑल इंडिया PMT में भी टॉप रैंक था। और उस टाइम मेरा पेपर में इंटरव्यू भी आया था, नई दुनिया पेपर में। तो उसी टाइम से मेरा था कि हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। अब कार्डियोलॉजिस्ट बनना हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि पहले आप MBBS करते हो जो 5.5-6 साल का कोर्स होता है, जिसमें सारे विषय हमको पढ़ने होते हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है जो MD या MS करते हैं, पर्टिकुलर एक स्ट्रीम में जाते फिर। हाँ, तो उसमें जो मेडिसिन स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं तो MD मेडिसिन किया जाता है जो 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। वह कोर्स होता है DM कार्डियोलॉजी, जो सबसे टॉप कोर्स होता है हार्ट के मामले में, वह करना पड़ता है। तो वह मुझे करना था। वह MP में कहीं नहीं होता था जब मैंने किया था 2007 के आसपास। और इंडिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूट में ही सबसे अच्छा DM होता था, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली है, PGI चंडीगढ़ है और SGPGI लखनऊ है। तो उसी टाइम मेरा था कि मुझे MBBS MD के बाद कार्डियोलॉजी करना है और इन टॉप इंस्टीट्यूट में से एक जगह से मैंने PGI चंडीगढ़ से अपना DM कार्डियोलॉजी कोर्स किया। और पूरे करीब 12-13-14 साल तक उसके लिए पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ी। PMT की पढ़ाई 2 साल करी, उसके बाद कम से कम 12 से 14 साल मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ी। और उसको करने के बाद में जाके आप कार्डियोलॉजिस्ट बनते हो। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, वेरी टीडियस जर्नी। बट यदि आपके मन में पैशन है और बचपन से आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनने की इच्छा है तो आई एन्जॉयड द जर्नी अलॉट। मुझे बहुत अच्छा लगता है
और हार्ट के बारे में पढ़ना, सीखना, हार्ट के ऑपरेशंस करना, हार्ट के पेशेंट को देखना मेरा पैशन है। तो डेफिनेटली यू एंजॉय इफ़ यू हैव पैशन अबाउट इट। मतलब कुल मिला के आपकी 15 साल की तपस्या रही है कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए। बिल्कुल, इतना को मिनिमम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब सर, अब चूँकि आप बॉर्न एंड बॉटअप इंदौर ही हैं, उस ज़माने का इंदौर कुछ अलग था जब हम मतलब बोलेंगे हम हमारी यंग एज में थे। Yes. और आज के ज़माने का इंदौर बहुत अलग हो गया है जो हम देख रहे हैं। और उस टाइम तो ठीक है, साल 2 साल 5 साल में चेंजेस दिखते थे, लेकिन हमें आज महीनों में चेंजेस दिख रहे हैं। और वो चेंजेस इतने फास्ट है, इतने रैपिड हैं कि हम भी कई बार समझ नहीं पा रहे। तो आज के प्रेजेंट इंदौर को देख के आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है यार कि ये इंदौर तब क्या था और अब क्या हो गया? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन कहीं ना कहीं लोगों के माइंड्स पे आ रहा है, लोगों के हार्ट पे आ रहा है, लोगों की हेल्थ पे आ रहा है। तो पहले तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है उस ज़माने के इंदौर में और आज के इंदौर में? देखिए, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने पूछा है। इंदौर आज हम कहते हैं सबसे स्वच्छ शहर है। पिछले 7 सालों से लगातार पूरे इंडिया का स्वच्छतम शहर अवार्ड मिल रहा है। तो इंदौर बचपन से, मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं हूँ, पिछले 46 साल से देख रहा हूँ। इंदौर पहले भी स्वच्छ था, बीच में चूंकि अर्बनाइजेशन, कॉलोनीज़ बहुत ज़्यादा हुई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुआ, लोग बहुत ज़्यादा हुए, तो थोड़ी गंदगी बढ़ी थी, जिसे हमने अब बड़ी इजीली, इतनी मेहनत करके, इजीली नहीं, बड़ी मेहनत करके हमारे नगर निगम वालों ने, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, हमारी पूरी जनता ने स्वच्छता में तो नंबर 1 पा लिया है। लेकिन स्वच्छता के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे मानसिक और हमारे दिल की हेल्थ के लिए ज़रूरी होती, उन चीज़ों में हम पिछड़ रहे हैं। अब बहुत लंबा टॉपिक है, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। हमारा खाना पीना और हमारी जीवन शैली। हार्ट डिजीज़, मेरे पेशेंट्स में से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बढ़िया है, दुबले पतले हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हमें क्यों हार्ट के ब्लॉकेज हो गया, या हमें क्यों हार्ट अटैक आ गया, हमें क्यों हार्ट फेल हो गया? तो हमें समझना पड़ेगा हमारी जीवन शैली कितनी तेज़ी से इंदौर आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। एक छोटा अच्छा सुंदर सा कस्बा हुआ करता था, लोग एक दूसरे को जानते थे, स्लो स्पीड में चलते थे, लोग अपना काम करते थे, मिलते जुलते थे, घूमते फिरते थे। इंदौर की शामें फेमस होती थी, कहते थे शबे मालवा, इंजॉय करते थे। और अब इंदौर किसी बड़े बड़े आधुनिक शहर जहाँ दिन भर ट्रैफिक है, भागा दौड़ी है, गाड़ियाँ हैं, शोर है, समारोह हो रहे हैं, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, पोल्यूशन है, इतनी ज़्यादा अस्त व्यस्तता और आपाधापी है। तो उस बीच में कहीं ना कहीं ओरिजिनल जो इंदौर की शांति थी, जो समरसता थी, जिसको कल्चर कहते हैं, शायद वो कहीं खो रहा है। और इस कारण से आप देख रहे हैं कि तेज़ी से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। लोग आज 1-1, 1.5 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं अपने ऑफिस पे जाने के लिए, परेशान हो रहे हैं। डाइट का उनका खाना पीना बिगड़ रहा है, समय टाइम टेबल बिगड़ रहा है, उठने का समय, सोने का समय, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। इंदौर में पहले, इंदौर की पॉपुलेशन जब 5 लाख थी तो शायद ज़्यादा खेलने के मैदान थे। आज 50 लाख पॉपुलेशन है तो ज़्यादा कम खेलने की जगह है, खुली जगह कम है। फॉरेस्ट कवर, अभी आपने थोड़े दिन पहले मीडिया में पढ़ा होगा, इंदौर में फॉरेस्ट कवर पहले इतना हाई हुआ करता था। अब वर्ल्ड इंडिया के सिटीज़ में देखे तो स्वच्छता में आगे, लेकिन फॉरेस्ट कवर में शायद सबसे पीछे होते जा रहे हैं। ओनली 9%। वेरी पैथेटिक। मतलब इतने कम उसमें पोल्यूशन बढ़ेगा, आपके मेंटल हेल्थ को, आपकी फिजिकल हेल्थ को नुकसान होगा, हार्ट डिजीज़ बढ़ेगी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कैंसर, ये सारी बीमारियों में अच्छी जीवन शैली और अच्छे वातावरण का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और शायद ये सलाह है, ये रिक्वेस्ट है आपसे, सारे दर्शकों से, हमारे नीति नियंताओं से, जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, कि किसी भी शहर की जीवंतता और जो कल्चर और जो लाइवलीनेस होती है उसको मेंटेन करना। ग्रोथ ज़रूरी है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, सबके लिए रोडें बनाना ज़रूरी है, पुल बनाना ज़रूरी है, ओवरब्रिज, मेट्रो, एयरपोर्ट सब ज़रूरी है, टॉकीज, मॉल सब ज़रूरी, लेकिन साथ में आपको अच्छा कल्चर, अच्छी आबो हवा, अच्छे खेलने कूदने की जगह, बच्चों के लिए घूमने की जगह, अच्छे गार्डन, अच्छे पार्क, ये सब होना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ होलिस्टिक हेल्थ जिसे कहते हैं, आप अच्छे हॉस्पिटल बना लो और बीमारी बढ़ती जाए तो हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा, लेकिन बीमारी रोकने के लिए आपको अच्छी जीवन शैली देना प्रिवेंशन नहीं है, बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। सर, अभी आपने एक बात की कि हमारी लाइफस्टाइल बड़ी चेंज होती जा रही है, तो ठीक है, आपने एक इंदौर के ओवरऑल पर्सपेक्टिव को लेकर तो एक अपना ऑब्जर्वेशन बताया। अब थोड़ा सा और उसको हम लोग नैरो डाउन करते हैं लाइफस्टाइल पे। लाइफस्टाइल वाकई में चेंज हो रही है। पहले हम लोग क्या करते थे जो अब नहीं कर रहे हैं, या पहले जो नहीं करते थे अब करने लगे। तो लाइफस्टाइल को लेके आपके ऑब्जर्वेशन रहे होंगे, और लाइफस्टाइल कैसी चीज़ है ना, ये सबकी अलग होती है, ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, या सोसाइटी टू सोसाइटी भी अब तो डिफ्रेंशिएट हम उसको कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल की वो क्या प्रोमिनेंट चेंजेस आपने देखे जो हार्ट हेल्थ को अफेक्ट कर रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस समझने के पहले लाइफस्टाइल का मीनिंग क्या है। लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली, लाइफस्टाइल तो बेसिकली आपकी लाइफ आप जीते हो तो आपको इसको गूढ़ता से सही तरीके से समझना। जैसे मेरे पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि साहब हम क्या खाएं,
कितनी एक्सरसाइज करे, क्या एक्सरसाइज करे, कब सोए। तो मैं कहता हूँ कि जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो बायोलॉजी है, एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है डार्विन की, कभी आपने स्कूल में पढ़ी हाँ, होगी, मैंने कि हम कहते हैं हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर। तो बंदर जो 4 पैर पे चलते थे और उनसे इंसान जो 2 पैर पे चला है और सीधा चलने लगा है, इसकी इवोल्यूशन में जो टोटल टाइम लगा है, जो समय लगा है, वो है 7 मिलियन ईयर्स, यानी 70 लाख साल। 70 लाख साल पहले से आज के हम जिनको कहते हैं होमो सेपियंस, मेडिकल टर्म्स में हम लोग होमो सेपियंस है, तो होमो सेपियंस बनने में 70 लाख साल लगे। और उसमें से भी पहले 2 पैर पे चलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे बाल कम हुए, अलग अलग स्पीशीज़ आई, निएंडरथल मैन आए, पहले केव में रहते थे, ब्रॉन्ज आए, उसके बाद जो होमो सेपियंस बने उसका भी सिर्फ 1 या 1.5 लाख साल हुआ है। तो धीरे 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 आपकी बॉडी इवॉल्व हुई है जंगल में रहने से, बंदरों वाली जीवन शैली से इस जीवन शैली, मतलब आपका हार्डवेयर जो अपग्रेड हुआ है वो 70 लाख साल में हुआ है। और आप इसको यूज़ कैसे कर रहे हो, वो कितनी तेज़ी से चेंज हुआ है पिछले 50-100 सालों में। मेरे परदादा जी, मतलब मेरे पिताजी के जो दादाजी थे, हम लोग इंदौर का जो पुराना एरिया है, क्लॉथ मार्केट एरिया, वहाँ रहते थे। वहाँ सर हुकमचंद सेठ होते थे, आपने कभी नाम सुना हो तो, इंदौर के नगर सेठ हुआ करते थे। तो मेरे दादाजी बताते हैं कि उस समय में 1920-1940 के समय में जो हुकमचंद सेठ हुआ करते थे, तो साल में 2 बार या 3 बार, जैसे महावीर जयंती है या दीपावली है, उनके घर में कोई शादी है, समारोह है, तो वो मिठाई बनवाते थे और सबको देते थे। तो साल में 2 या 3 बार लोग मिठाई खाते थे, बड़ा ओकेजन होता था कि आज तो हुकमचंद सेठ के घर में फंक्शन है और आज मिठाई मिलेगी। और आज आप देखिए हर परिवार में, भले ही वो संपन्न हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, हर परिवार में शुगर, मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फास्ट फूड, ये हर किसी को अवेलेबल है, और ईजिली अवेलेबल है। हमारा स्टैंडर्ड नाश्ता है, सुबह उठे जलेबी खा ली, पोहा खा लिया, मीठा खा लिया। इंदौर फेमस है मिठाई के लिए। तो इतना एक्सेस में हम लोग की ये डाइट आपकी क्यों चेंज हो रही है? तो आपकी बॉडी जो आप यूज़ कर रहे हो, पहले इंदौर में गाड़ियाँ ही नहीं होती थी, आज के 50 साल पहले बग्गियाँ चलती थी और लिमिटेड गाड़ियाँ चलती थी। कार कुछ लिमिटेड सेट लोगों के पास हुआ करती थी 50-60 साल पहले, महाराजा लोगों के पास कार हुआ करती थी। आज इंदौर में जितने लोग नहीं है उतनी गाड़ियाँ हैं, उतने 2 व्हीलर 4 व्हीलर उतने ज़्यादा है। तो पहले लोग पैदल चलते थे, व्यायाम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, दिन भर चलते फिरते थे। जो नेचुरल फूड होता है, जो अन्न है, जो सब्जियां हैं, जो नेचुरल तरीके से खाना मिलता है, उसको खाते थे। प्रोसेस फूड, फास्ट फूड नहीं हुआ करता था, बहुत ज़्यादा तला गला, शादी समारोह में जो खाना बनता है ग्रेवी वाला, वो सब नहीं खाया जाता था। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। पहले लोग जल्दी सो जाते थे क्योंकि कोई इंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था, टेलीविज़न नहीं होता था, कोई टीवी नहीं होता था, कंप्यूटर नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था। तो आज के 50 साल पहले अंधेरा हुआ, लोगों के पास इंटरटेनमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, लोग 8-10-9 बजे 10 बजे सो जाते थे, सुबह उजाला हुआ उठ जाते थे। तो वो जो लाइफस्टाइल है, कब आपका सोना है, कब आपका उठना है, वो आपके नेचुरल इवोल्यूशन से मैच होती थी। और शायद जल्दी इसलिए भी सो जाते होंगे सर कि वो हार्डवर्क करते थे, उस टाइम हार्डवर्क करते थे, फिजिकल वर्क होती थी, थकान होती थी, तो बॉडी अपने आप रेस्ट भी मांगती थी। और अब क्या है कि हार्डवर्क कम हो गया है। हम इस कुर्सी पे बैठे, अब ये कुर्सी हमारे बैठने के लिए नहीं बनी है, भगवान ने नहीं बना के दी, भगवान ने आपको खड़े रहने और सोने के लिए बनाया है। जंगलों में जानवरों के पास कुर्सियाँ नहीं होती है, तो आप दिन भर कुर्सी पे बैठते हो। आप गाड़ी में बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, स्कूटर पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो या सो गए। तो दिन भर आप बैठे हो, चलना फिरना खत्म है। तो फिर लोग कहते हैं साहब आजकल बैक पेन बहुत होता है, आजकल ब्लड प्रेशर बहुत हो रहा है। तो यदि आप नॉर्मल नेचुरल जो बॉडी आपको भगवान ने हार्डवेयर दिया, उसको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपने बोली, सब पिछले 50-100 सालों में हुआ है। आप देखो 70 लाख साल में बना, 1-1.5 लाख साल से हमारा वर्जन चेंज नहीं हुआ है। होमो सेपियन 2.0 है तो 2.0 है, लेकिन सॉफ्टवेयर पिछले 200, 300, 400 सालों में और स्पेशली पिछले 10, 20, 30 सालों में कितना चेंज हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में 200-300 साल पहले आया, फैक्ट्रीज बनी, गाड़ियाँ बनी। 100 साल पहले लोगों को गाड़ियाँ दिखना शुरू हुई, एयरप्लेन शुरू हुए, और पिछले 20-30 सालों में मोबाइल आ गया है। अब चलना फिरना कितना कम हो गया है। आपके घर में लोग आवाज़ लगानी हो तो मोबाइल लगा देते, इवन घर में लोग लिफ्ट लगाने लगे। हाँ, घर में लोग लिफ्ट लगाने लगे। तो ये सारा आपकी एक्टिविटी लेवल बहुत कम कर रहा है। तो एक्टिविटी लेवल कम हो रहा है, खान पान पूरा चेंज हो रहा है, प्रोसेस फूड ज़्यादा लिया जा रहा है। नींद, आपकी जो बायोलॉजी है, आपके ब्रेन में क्लॉक है जिसको बोलते हैं बॉडी क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो सूरज के साथ सेट होती है। आप जिस देश में, जिस जगह पे रह रहे हो, वहाँ जब सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है, उस हिसाब से आपको उठना, सोना चाहिए और खाना पीना चाहिए। वो आपने पूरा चेंज कर लिया है। अब 7 बजे यदि सूर्यास्त हो रहा है इंदौर में, तो 7 बजे बाद तो लोगों की लाइफ शुरू हो रही है। उसके बाद लोग नाइट क्लब में जाते हैं, घूमने जाते हैं, बाहर खाने पीने जाते हैं। 11-12 बजे तक यहाँ खाना पीना होटलों में हो रहा है। उसके बाद 2 बजे लोग सो रहे हैं, सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि साहब हमें बीमारियाँ क्यों हो रही है। तो मैं सिर्फ उनको ये समझाना चाहता हूँ कि जितना आप अपने आप को नेचर से अलाइन करोगे, जितनी लाइफस्टाइल को आपकी नेचुरल जो लाइफस्टाइल दी है भगवान ने, तो आप याद करो चिंपांजी है या जो बंदर है, उनको क्या खाने को मिल रहा है, उनको कब सोने को मिल रहा है, उनको कितना चलना पड़ रहा है, कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है।
तो वो सब आप सोचोगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को अपन हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अलाइन कर पाएंगे। मतलब कुल मिला के हमने लाइफस्टाइल को कंफर्ट के चक्कर में डिस्ट्रॉय कर लिया, डिस्ट्रैक्ट कर लिया। कंफर्ट इज अ वेरी बिग एनिमी ऑफ लॉन्गिविटी। ओके सर, लाइफस्टाइल में बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग देख रहे हैं, इवन मैं भी कई बार देखता हूँ और मैं धीरे धीरे इंप्रूव करता हूँ। मेरे काम की एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनसे मैं कुछ ना कुछ वैल्यू लेता हूँ और उसको कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर डालूँ। जैसे अभी हम हमारे सेकंड फ्लोर के ऑफिस से नीचे बेसमेंट में अगर स्टूडियो में आए तो मैं स्टेयर्स ही यूज़ करता हूँ, लिफ्ट अवॉइड ही करता हूँ हर जगह। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने अभी अपना ली हैं। अभी हम जब आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे तो इसमें एक फूड हैबिट्स की भी बात हुई और इंदौर वर्ल्ड फेमस है अपने खाने के लिए, मतलब इसको बोलते हैं कि फूड कैपिटल ऑफ इंडिया है। अब फूड के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, पार्टीज़ हो रही हैं, क्लब्स आपने बात की बहुत हो रहे हैं, तो फूड एक पर्टिकुलर रीज़न मेरे हिसाब से अगर आप उससे करेक्ट करिएगा कि फूड के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हम देख रहे हैं। फूड प्लस अब पार्टीज़ हो रही हैं तो बट ऑब्वियस अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ गया इंदौर में। मतलब अभी कुछ मैं पढ़ रहा था मीडिया रिपोर्ट्स कि भाई हर साल इंदौर में पर्टिकुलरली अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है कम होने की वजह। तीसरा है स्मोकिंग, टोबैको। तो ये तीनों चारों चीज़ें मिलके कैसे एक हमारे फूड कल्चर को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या इनका क्या वो एक ओवरऑल कंबाइंड इफेक्ट किसी की हार्ट हेल्थ पे पड़ रहा है? देखिए, फूड इंदौर फेमस है खाने के लिए। बाहर बहुत सारी होटल्स, रेस्टोरेंट या चाट की दुकानें या खाने की दुकानें, जो पूरी बाहर से कोई भी आता है इंदौर में कहता है इंदौर का खाना फेमस है, हमें खिलाओ। तो हमें भी उस पर गर्व होता है, लेकिन अपने को समझना होगा आपके घर में जो चीज़ें बन रही है, जो नेचुरल, कम प्रोसेस, कम घी तेल की, कम तली हुई खाना हम बनता है, सब्जियाँ जितने कम पका के हम खाते हैं, जितने नेचुरल फॉर्म में फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, अन्न यदि हम साबुत लेते हैं, हेल्दी चीज़ें लेते हैं, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट लेते हैं या प्रोटीन प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो आपके लिए हेल्दी है। और बाहर बाज़ार में आप जब भी खाओगे तो ऑब्वियसली उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको खाना बना के दे रहा है उसका टारगेट है बिजनेस। उसका तो बिजनेस सेल्स तो है। उसकी सेल जब होगी जब उसका खाना टेस्टी लगेगा। तो उनका टारगेट होता है टेस्ट प्रोड्यूस करना। ओके। तो टेस्ट और जल्दी टेस्ट प्रोड्यूस करना कम कॉस्ट में। ओके। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वी शुड अंडरस्टैंड। तो घर के बाहर आप जब भी खाओगे तो सामने वाला आपकी हेल्थ का नहीं सोचेगा कि यार मैं ऐसा खाना बनाऊँ कि सामने वाले की हेल्थ को फ़ायदा हो जाए। वो ऐसा खाना बनाए सामने वाले को बहुत अच्छा लगे, वो खुद भी अगली बार आए और लोगों को बोले कि यार वहाँ जाके खाओ। और जनरली हम भी जब बाहर खाना जाते हैं तो हम टेस्ट के कारण जाते हैं, हेल्थ के कारण नहीं जाते तो हैं। कभी कभी आप जाते हो, एंजॉय करते हो, फूड को लोग लाइक करते हैं, दैट इज़ नॉट बैड। लेकिन प्रोसेस्ड फूड, बाहर का फास्ट फूड, और फास्ट फूड मतलब लोग समझते हैं फास्ट फूड यानी पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक। फास्ट फूड हमारा जो खाना है, जो कचौरी होते हैं, समोसे होते हैं, हॉट डॉग होते हैं, पकोड़े होते हैं, या ग्रेवी की सब्जियां होती है, आजकल चाउमीन, सैंडविच जो भी होते हैं, वो सब प्रोसेस्ड और फास्ट फूड है। उसमें नेचुरल जो भगवान ने खाना दिया उससे मल्टीपल लेयर्स में आप चेंज कर देते हो। इंदौर की फेमस है सेव की सब्जी। आप सोचो भगवान ने क्या दिया, चने का पेड़ दिया। अब चने का पेड़ आपने उगाया, उसमें से चने की दाल ली, उसको दाल मिल भेज दिया, पॉलिश कर दिया, उसकी कवर निकाल दिया, छिलका निकाल दिया, उस पर पॉलिश चढ़ा दी, फिर उसको फैक्ट्री में भेजा, उसका बेसन बना लिया। अब बेसन से पेट नहीं भरा तो बेसन को तल के इंदौर वालों ने सेव बना दी। उससे भी मन नहीं भरा तो सेव को लेके फिर से तेल में फ्राई कर दिया, सेव की सब्जी बना। सोचो आप कितना दूर आ गए नेचुरल फूड से। और उसकी डिग्रेड कर दी हमने, वैल्यू पूरी डिग्रेड कर दी और सारा हार्मफुल प्रोडक्ट आ गए। जो भी चीज़ आप फ्राई करते हो, अब एक कंसेप्ट होता है ट्रांस फैट्स का, आपको पता है? हाँ, ट्रांस फैट मैंने सुना है लेकिन इतना डिटेल नहीं पता। तो होता क्या है, लोग कहते हैं साहब कौन सा ऑयल खाए, कौन सा फैट खाए। तो मैं कहता हूँ कोई सा भी ऑयल फैट जो नेचर में है, भगवान ने आपको यदि कोई ऑयल दिया है, कोई फैट दिया है, वो फ्रूट से आ रहा है, सीड से आ रहा है, तो वो हमेशा आपकी बॉडी उससे अडॉप्टेड है। इतने सालों में आपके बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है उसको पचा के उसका अच्छा न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करने का। लेकिन जो अननेचुरल फैट्स है, अननेचुरल फैट क्या होता है, जो प्रोसेस हो जाता है, जैसे वेजिटेबल फैट्स को हाइड्रोजिनेट करके हम लोग डालडा बना देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस फैट। हाइड्रोजिनेशन होता है। वो क्यों करते हैं? कमर्शियल रीजन से। क्योंकि वेजिटेबल फैट जो है वो लिक्विड रहता है, तो उसको स्टोर करना, भेजना मुश्किल होता है और दिखता तेल जैसा है। उसको हाइड्रोजिनेटेड करके जब डालडा घी जिसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो बटर जैसा दिखता है, टेस्ट बटर जैसा, लेकिन दैट इज़ वेरी हार्मफुल। और जो आप चीज़ कढ़ाई में तलते हो, तो आपके घर में कढ़ाई में तल रहे हो फ्रेश तेल में, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाजार में जो आप कचौरी, समोसे, सेव खा रहे हो, वो लोग तेल कभी डिस्कार्ड नहीं करते। तो क्या होता है, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो, हर ऑयल का केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं उनको पता होगा, एक नेचुरल क्रैकिंग पॉइंट होता है। तो आप गर्म उस तेल को करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स क्रैक हो जाते हैं। तो उसके मॉलिक्यूल्स जो क्रैक होते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर चेंज होता है, और जब वापस ठंडा होता है तो वापस जुड़ते हैं। तो वापस जब जुड़ते हैं तो नॉर्मल तरीके से एबनॉर्मल तरीके से जुड़ के वो ट्रांस फैट्स बनाते हैं, ट्रांस सैचुरेटेड फैट।
Okay. तो मोनो अनसेचुरेटेड फैट है या पॉली अनसेचुरेटेड फैट है, वो ब्रेक होकर ट्रांस सेचुरेटेड फैट बनाते हैं। अब ये ट्रांस सेचुरेटेड फैट नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचर में कहीं आपको 200 डिग्री तक उबाला हुआ तेल ठंडा करके खाने को नहीं मिलेगा, ये तो इंसानों ने सीखा है। बिल्कुल। अब उसी तेल में आप नेक्स्ट टाइम मान लो कचौरी तल रहे हो, सेव तल रहे हो, तो वो ट्रांस फैट उस खाने में जाएगा और वो आपकी बॉडी में जाएगा। अब बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उससे क्या होता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL वो कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बॉडी में ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, पैरालिसिस के अटैक्स आते हैं। तो ट्रांस फैट इज द मोस्ट डेंजरस फैट। ओके। इन जनरल आपने थोड़ा घी ले लिया नेचुरल, थोड़ा कोई नेचुरल तेल अच्छी तरीके से ले लिया, ज़्यादा फ्राई करे बिना, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी है और ज़रूरी भी है। आपके डाइट में यदि 10-20% कैलोरीज फैट से आती है, इट इज़ इसेंशियल एंड इट इज़ गुड। लेकिन वो फैट क्या है, ये जो गलत तरीके से लिया हुआ फैट है। अभी आजकल चल रहा है पनीर भी आर्टिफिशियल वेजिटेबल ऑयल से, क्या एनालॉग पनीर बनाते हैं। एनालॉग पनीर नहीं, हाँ, मैंने अभी तक नहीं सुना। नकली पनीर का है कि हाँ, पनीर, नकली पनीर तो सुना नकली है। पनीर इज एनालॉग पनीर, वो मिल्क के ओरिजिनल जो नेचर से उसकी बजाय वेजिटेबल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करके केमिकल प्रोसेस से चेंज करके पनीर जैसा मतलब बनाते इट इज हैं। नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट। इट इज़ नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट आई हैव हर्ड। तो देन इट इज़ वेरी डेंजरस टू ईट दैट पनीर। तो हाउ विल यू अश्योर, आप कैसे अश्योर करोगे कि आप मार्केट में जाके जहाँ खा रहे हो, आपने पनीर का सैंडविच बोल दिया, उसने जो पनीर डाला वो नेचुरल पनीर है कि एनालॉग पनीर है। और डेफिनेटली इतना कॉम्पिटिशन है, इतनी दुकानें हैं, तो लोग प्रॉफिट के लिए हो सकता है सब्स्टिट्यूट यूज़ कर रहे हो। एक सर आपने पनीर वाली बात की, एक चीज़ हमें और इंदौर में अब देखने को मिल रही है, हर चीज़ पे चीज़, मतलब वो ऐसे घिस घिस के चीज़ डालते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता है कि हाउ कैन दे मेज द कॉस्ट इन कंपेयर टू तो मैं वही तो जितना आपको वो कह रहा हूँ। चीज़ डाल रहे हैं। तो वो चीज़ है कि चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, वो आप कैसे एश्योर करोगे? चीज़ है कि चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, वो डालडा या मार्जरीन में आपको कॉर्न फ्राई करके दे रहे हैं कि सही में घी यूज़ कर रहे हैं। तो आपके घर पे आप श्योर हो सकते हो, आपको शौक है, आप घर पे कुक करो, रियल घी यूज़ करो, रियल चीज़ यूज़ करो, कभी खाओ, कोई नुकसान नहीं करेगा। लिमिटेड अमाउंट में लोगे तो इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी। लेकिन वही एक्सेस अमाउंट में बाहर लोगे और सब्स्टिट्यूट और गलत चीज़ें लोगे, ट्रांस फैट्स लोगे, तो आपको नुकसान हो गया होगा, ऑब्वियसली हो गया होगा। फिर लोग आके कहते हैं कि साहब आजकल 30-35 साल की एज में लोगों का वेट बढ़ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर हो रही है, पैरालिसिस हो रहा है। तो कारण है कि खाना पीना कितना चेंज हो गया है। मतलब अगर टेस्ट के लिए भी किसी को बाहर खाना है तो साल में या महीने में कितनी बार खाना चाहिए सिर्फ उसे? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। देखो आप बहुत एक्टिव हो, दिन भर अच्छी कैलोरीज जला रहे हो, 10-12 हज़ार कदम रोज जल रहे हो, जिम जा रहे हो, दिन भर एक्टिव हो, तो आप कुछ भी खाओगे, आपकी बॉडी उसको कैलोरी बर्न करके वजन बढ़ने नहीं देगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने नहीं देगी। लेकिन हाँ, आप थोड़ा भी ये ट्रांस फैट खाओगे, कितनी भी आप एक्सरसाइज करो, यदि ट्रांस फैट खाओगे, डालडा लोगे या गलत तरीके चीज़ पनीर लोगे, तो वो आपको नुकसान करेगा। तो वो तो कभी नहीं लेना चाहिए। पर यदि आपको खाने का शौक है, घर के बाहर आप खाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको अपने जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंटेंट होते हैं वो मैच करके, दिन भर की कैलोरीज मैच करके खाना चाहिए। अगेन जो आपने पॉइंट कहा था कि लोग खाना खाने जाते हैं, लोग खाने को इंजॉयमेंट बनाते हैं, टेस्ट। हाँ, टेस्ट, इट्स अ सेलिब्रेशन। It's a तो celebration. लोग उसमें अल्कोहल जोड़ लेते हैं, स्मोकिंग टोबैको जोड़ लेते हैं। अल्कोहल के साथ में आप क्या खा रहे हो, आधे लोगों को होश ही नहीं रहता है। आपकी भूख कितनी, आपने कितना ज़्यादा खा लिया, फ्राइड चीज़ें खा ली, नमकीन खा लिया, तो वो आपको नुकसान करता है। और अल्कोहल एज सच इज एम्प्टी कैलोरी, एब्सोल्युटली डेंजरस। पहले लोग कहते थे कि साहब थोड़ा अल्कोहल हार्ट पेशेंट के लिए डॉक्टर बोलते हैं अच्छा रहता है, बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। इट्स अ टोटली मिथ। नाउ वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन एंड वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन है वेरी क्लियरली मेंशन कि अल्कोहल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजन, जो कैंसर बढ़ाता है। थोड़े अमाउंट में भी अल्कोहल सेफ नहीं है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे यंग लोगों में है, वो है तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला और सिगरेट। सिगरेट, बीड़ी और तम्बाकू। टोबैको इज नंबर 1 किलर। टोबैको जो कैंसर करता है, सिगरेट जो लंग कैंसर करती है, वो तो कम्युलेटिव इफेक्ट होता है। इट टेक्स ईयर्स, सालों तक सिगरेट पियोगे आप तो जाके लंग कैंसर की रिस्क बढ़ेगी। लेकिन हार्ट अटैक तो सिंगल सिगरेट से भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप सिगरेट पीते हो या टोबैको खाते हो तो निकोटिन जो जाता है वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मतलब आपकी ब्लड वेसल्स को ब्लड वेसल्स को चिपका देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तुरंत उसकी साइज छोटी हो जाती है उसके रिएक्शन से। तो जिनको थोड़े बहुत हार्ट में ब्लॉकेज है या जो पेशेंट ससेप्टिबल है, ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, उनने एक भी सिगरेट पी तो एकदम से नेचुरली पिचकती है, तो उसमें क्लॉट बन के सडन हार्ट अटैक आ सकता है। तो हार्ट पेशेंट को सिंगल सिगरेट की, लोग बोलते हैं साहब मैं तो 10 लेता था, अब तो सिर्फ 1 लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ 1 में भी आप मर सकते हो भाई। आप 2 मंजिल से जंप लगाओगे 10 बार तो 1 बार में भी मर सकते हो, 10वीं बार भी मर सकते हो। तो लंग कैंसर होने में टाइम लगेगा लेकिन हार्ट अटैक तुरंत आ जाएगा। तो सिगरेट, टोबैको इज एब्सोल्युटली नो। कोई भी इनएथिकल ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल इज ऑल्सो नॉट टू बी टेकन। यदि कोई बहुत लेता है, उसको शौक है, तो लिमिटेड अमाउंट में वो ले, लेकिन कितने भी अमाउंट में लेंगे आपके लिवर के लिए, आपके गट GIT कैंसर के लिए वो नुकसानदायक रहेगी। और इसके अलावा खाने पीने में प्रोसेस फूड, फ्राइड फूड, जो कढ़ाई में तली हुई चीज़ें हैं, एक्सेस सॉल्ट। अब आप देखिए सॉल्ट से टेस्ट आता है। जो भी चीज़ें प्रिजर्व होती है वो सॉल्ट में प्रिजर्व होती है। तो हाई सॉल्ट कंटेंट
बहुत नुकसान करता है। सॉल्ट कंटेंट हम कहते हैं 3 ग्राम 4 ग्राम 6 ग्राम नमक लो। आप सेव का पैकेट लेते हो या कुछ भी नमकीन बाहर खाते हो तो कितना नमक हम लोग एक्सेस में ले लेते हैं। अल्टीमेटली वही सॉल्ट आपकी बॉडी को किडनीज पे लोड देता है, बॉडी को निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आर्टरीज हार्ड होती है, उनके अंदर ब्लॉकेजेस बनते हैं, ब्रेन में अटैक आके पैरालिसिस होता है, हार्ट में अटैक आके हार्ट अटैक आता है। तो एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाइट शुगर, अगेन जैसे मैंने कहा था शुगर इज़ अ डेलिकेसी। शुगर में भी इंडस्ट्री वाली बात है, शुगर इज़ नॉट योर नेचुरल फूड। आज के 500 साल पहले जो इंदौर, आप पूरे इंडिया के सेंटर में है इंदौर, तो इंदौर में शुगर नहीं आती थी और ना ही समुद्र से नमक आता था। ये चीज़ें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सामने आई हैं। शुगर की इंडस्ट्रीज़ बनी, अंग्रेज़ों ने इंपोर्ट करी, शुगर केन बना, एज ए कमर्शियल क्रॉप पिछले 100, 150, 200 सालों में बनना शुरू हुई और शुगर आना शुरू हुई। पहले आज के 200 साल पहले यूरोप में भी राजा महारानियों के लेवल पे शुगर जाती थी, नॉर्मल पब्लिक शुगर नहीं खाती थी। अब हर घर में शुगर है, आप चाय में शुगर डाल रहे हो, दूध में शुगर डाल रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो शुगर के चॉकलेट्स खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हो, केक्स खा रहे हो, पेस्ट्रीज खा रहे हो, तो शुगर ही शुगर खा रहे हो। तो वो शुगर आपको कहीं ना कहीं जाके डायबिटीज़ करेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, ब्लॉकेजेस करेगी। तो आपका खाना नेचुरल कहाँ है, हेल्दी कहाँ है? सर आपने शुगर वाली बात की, तो अब लेकिन अब उसका सब्स्टिट्यूट लोग बोलते हैं कि शुगर फ्री चीज़ें हैं ये, तो क्या वो भी अफेक्ट कर रही है एडवर्सली या इट इज़ गुड? इट इज़ नॉट गुड, बट इफ़ यू आर टेकिंग शुगर के मुकाबले आपको मीठे खाने का बहुत शौक है कि चाय फीकी पी नहीं सकता, तो उसमें 2 चम्मच चीनी डालने के बजाय यदि आप एक छोटी सी शुगर फ्री की जो टिकिया आती है वो डालोगे तो दैट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो आपकी कैलोरीज नहीं जाएगी, शुगर का जो बॉडी में नुकसान होता है वो नहीं होगा, वहाँ तक वो हेल्पफुल है। लेकिन वो भी आप एक्सेस में लोगे तो क्या होता है, आपकी बॉडी में भी गट के अंदर जो आपका पेट के नीचे इंटेस्टिन्स होती है उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जिसको माइक्रोबायोम बोलते हैं। पूरे गट में बैक्टीरियाज रहते, वो गट में तो रहेगी, तो गट के अंदर वो शुगर घूमती रहेगी, आपके जो बैक्टीरिया है उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और उनके कैरेक्टर्स और उनके कॉम्पोजिशन को चेंज करेगी और लॉन्ग टर्म में आपकी जीआईटी को नुकसान कर सकती है और रेयरली कैंसर कर सकती है। लिमिटेड अमाउंट में आप यदि शुगर रिप्लेसमेंट लेते हो जो शुगर फ्री है, हाँ दिन में 1-2 चीज़ शुगर फ्री की ले ली तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, आपकी बॉडी हैंडल कर सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा वो लेने से भी नुकसान हो सकता है। बट डेफिनेटली किसी को बहुत शुगर लेने की आदत है और वो शुगर छोड़ना चाहता है और एकदम फीका उसको नहीं पसंद आ रहा है, तो शुगर फ्री का सब्स्टिट्यूट वो ले सकता है। हाँ, क्योंकि मैंने ये आपसे इसलिए पूछा क्योंकि लोगों ने अब शुगर को रिप्लेस कर दिया शुगर फ्री से, उनका क्वांटिटी वही है, सेम वही पैरेलली चल रही है, उनकी मजबूरी है क्योंकि शुगर एडिक्टिव है। जैसे ड्रग्स का एडिक्शन होता है ना, शुगर का भी एडिक्शन होता है। यदि किसी को मीठा खाने का शौक है तो उसको रोज, किसी को पान खाने का शौक, इंदौर में कितनी पान की दुकान है, बहुत हजारों लोग रोज जाते, फिक्स से खाना खाएंगे, जाएंगे, और वो कल्चर है कि खाने के बाद पान खाना है, खाने के बाद पान खाना है, खाने के बाद मीठा खाना है, आइसक्रीम खाना है, कुल्फी खाना है, कितनी फेमस है दुकान है। तो मीठे का एडिक्शन होता है, नहीं खाओगे तो बॉडी में क्रेविंग होगी, क्योंकि मीठा जब आप खाते हो शुगर स्पाइक होता है, ब्रेन के अंदर शुगर जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके डोपामिन रिलीज होता है, तो बॉडी में सेटिस्फेक्शन आता है और वो नहीं लो तो फिर क्रेविंग होती है। सेम हैपन्स विथ मॉर्फिन, चरस, गांजा जो लोग लेते हैं उनको भी सेम एडिक्शन होता है। वो चरस गांजा लेते हैं, बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, उनको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर कम होता है, फिर उनको तलब होती है। तो शुगर भी एडिक्शन है। और इसलिए देखिए जो भी फास्ट फूड बनता है, आप यदि किसी सुपरमार्केट में जाएंगे, फास्ट फूड देखेंगे तो उनमें आप शुगर का कंटेंट देखो, फेमस फास्ट फूड, फेमस बिस्किट्स, टॉफी में शुगर का कंटेंट बहुत हाई रहता है। इंग्रेडिएंट जनरली हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उन कंपनियों को भी पता है कि आप शुगर ज़्यादा लोगों को खिलाओगे तो लोगों को आदत लगेगी, हाँ, आदत लगेगी खाने की। यदि आप डेयरी मिल्क आपने 1 बार खाई, 2 बार खाई, 5 दिन खा ली, 6ठे दिन आपको इच्छा होगी यार कुछ मीठा खा लो, एडवर्टीजमेंट करते कुछ मीठा हो जाए, तो दैट मीठा इज डेंजरस। वो एक तरह से दैट इज एन एडिक्शन विच शुड बी ब्रोकन, पर उसको ब्रेक नहीं कर पाते तो रिप्लेसमेंट में शुगर फ्री देते हैं। अल्टीमेटली तो आपको मीठा खाना छोड़ना है। ओके सर, अभी आपने स्मोकिंग की बात की और अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आज हमारे इंदौर में एक मेजर जब जो प्रॉब्लम देख रहे हैं हम AQI की, एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम ऊपर नीचे होते रहते हैं और क्वालिटी ऑफ एयर अब ऑलमोस्ट देखते हैं कि कई बार ख़राब भी हो जाती। अभी आप सिगरेट की बात कर रहे थे, चलो सिगरेट जो पी रहा है उसको तो जो होना है वो होना है, लेकिन मैंने अभी ऐसा कुछ एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये बताया गया है कि एट प्रेजेंट हम इंदौर में जितनी भी इनहेलिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन की या एयर की, वो भी इक्विवेलेंट अब सिगरेट की स्मोकिंग जैसी हो गई है। तो एयर क्वालिटी का कितना एक इम्पैक्ट हमारी हार्ट हेल्थ पे अब पड़ने लगा है, क्योंकि ठीक है एक नॉर्मल कोर्स में जो पी रहा है उसको तो होना है उसके एडवर्स इफेक्ट, लेकिन हम तो नहीं पी रहे हैं ना, लेकिन फिर भी हमें इफेक्ट हो रहा है। तो हाउ एयर क्वालिटी इज अफेक्टिंग आवर हार्ट हेल्थ इन इंदौर? It is a major contributor to deterioration of not just heart health, overall health. मैं कैसे बताऊंगा, 2 मिनट लूँगा। बेसिकली अगेन मैं हर चीज़ में जाता हूँ कि आप नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हो तो आपको हवा भी साफ़ मिलती है, पानी भी साफ़ मिलता है, शोर भी नहीं मिलता है।
नॉइज़ नहीं होता। ठीक है, तो पोल्यूशन के बहुत सारे, क्लाइमेट भी आपको हेल्दी मिलता है, ह्यूमिडिटी कम रहती है, गर्मी नहीं लगती है। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI आप फ़ोन पे डालोगे रोज आएगा AQI, तो AQI डेंजरस लेवल पे पहुंच जाता है, स्पेशली जो हैवी ट्रैफिक अपना AB रोड, MG रोड या चौराहों पे, एरिया टू एरिया भी डिफर हो रहा है। एरिया टू एरिया डिफर होता है। तो वो AQI जो आप इनहेल करते हो, जो माइक्रो पार्टिकल्स रहते हैं PM 2.5, वो जाके आपके लंग्स के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाते हैं। ब्लड वेसल्स में जाके वो आपके जो कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स होते हैं ना, हार्ट अटैक क्यों आता है? कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ रहता है आपकी आर्टरीज में। ओके। तो वो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ रहता है, लेकिन उसके ऊपर भी आपकी बॉडी एक स्किन की लेयर बना के रखती है। तो वो पार्टिकल्स जाके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं और वो प्लाक बस्ट हो जाते हैं। ओके। और बस्ट होते हैं और हार्ट अटैक आ जाता है, उनमें क्लॉट बन जाता है। तो एयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि जो ब्लॉकेजेस शायद पहले, आज के 30 साल 40 साल 50 साल पहले भी ब्लॉकेजेस लोगों को बनते थे, पर उनके साथ रहते थे और उनकी डेथ हो जाती, ब्लॉकेज उनको प्रॉब्लम नहीं आती थी। अब वो ब्लॉकेजेस बस्ट होने लग गए। प्रोबेबली पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर, जो एयर पोल्यूशन है। तो उससे बचना बहुत मुश्किल है। जितना एफर्ट्स हम एज अ सोसाइटी, भाई अकेले तो आप एयर पोल्यूशन कम नहीं कर सकते, लेकिन आपको इंडिविजुअल, आप आपकी गाड़ी कौन सी ले रहे हो? मैं कहता हूँ आप डीजल गाड़ी ले रहे हो तो पेट्रोल लो, पेट्रोल ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक लो, CNG लो, हाइब्रिड गाड़ी लो, पोल्यूशन कम करो। चौराहों पे खड़े हो हम रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बोलती है आप इंजन बंद कर दो। जितना ज़्यादा आप नेचर को संवारोगे उतना नेचर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अदरवाइज इट विल किल यू। गर्मी का आप देखो, अब इंदौर का पहले कहते थे शबे मालवा, शाम अवध शबे मालवा फेमस कहावत थी आज के 50 साल पहले। तो ठंड में मुझे याद है बचपन में हम सोते थे, गर्मी मई जून के महीने में भी ठंड पे रजाई लेके सोना पड़ता था छत पे, इतनी ठंड होती थी। और अब इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है, इतने हीट आइलैंड्स बन जाते हैं, लगातार रोड्स कंक्रीट की बन गई है, पुल बन रहे, ब्रिज ओवर बन रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है। तो वो गर्मी पूरी यहाँ पे एक्यूमुलेट होती है और शाम को गर्मी बिल्डिंग से निकल के रेडिएट होती है। तो टेम्परेचर भले ही 42 हो, इट विल फील लाइक 52। तो 52 डिग्री में बाहर किसी को रहना पड़ रहा है, तो क्या होता है, बेचैनी घबराहट होती है, पूरी बॉडी पे वेसोडाइलेटेशन होता है। तो लोग क्या करते हैं, AC में आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, AC चला लेते हैं। AC चलता है, उससे क्या होता है, अंदर तो आपने ठंडा कर दिया, वो गर्मी निकाल के कहाँ भेजी, बाहर भेजी अगेन। तो बाहर फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली AC से टेम्परेरी कंफर्ट मिल रहा है, ओवरऑल तो सिटी में टेम्परेचर बिगड़ रहा है, क्लाइमेट बिगड़ रहा है। एयर क्वालिटी, नॉइस पोल्यूशन, पहले शोर शराबा कहाँ होता था। अब मैं कहना चाहूँगा हमारे सिटी के जो भी डिसीजन मेकिंग है, पुलिस वाले है या मेयर है या जो भी है, एयर पोल्यूशन के साथ नॉइस पोल्यूशन पे भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। हाँ, अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और शाम के टाइम में तो पर्टिकुलर 7 से लेकर 9 तक वो इतना इंटेंस होता है। इतने बड़े बड़े स्पीकर्स DJ होटलों में चलते हैं, लोकल जगह पे चलते हैं, ओपन पब्लिक प्रोसेशंस में बड़े बड़े DJ लगे जो अलाउड ही नहीं है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होती। इससे हार्ट पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। सडन हाई लाउड साउंड पे यदि आप जाते हो तो दिल की धड़कन बिगड़ती है। अभी खासतौर पे आपने DJ की बात करी, तो कुछ तो अब ऐसी DJ की गाड़ियाँ हो गई जब वो बचती हैं तो मैंने लिटरली देखा है कि गाड़ियाँ भी कांपती हैं, मतलब उनका हाँ, तो, उतना जो बास होता तो है क्या आपके इतना हार्ट पे तेज उसका होता है। फर्क नहीं पड़ेगा? तो डेफिनेटली इतना नॉइस पोल्यूशन, इतनी गाड़ियाँ, उनका शोर, इतने हॉर्न, इतना साउंड, वो सब नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट, ये सब चीज़ें आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और इनहेबिटेबल लिविंग की तरफ बढ़ रहे हैं। शहर इस तरह से चला तो शायद रहने लायक नहीं रहेगा, वो मुझे लगता है आप कभी या रहने मजबूरी में जो लोग रहेंगे उनका हेल्थ रैपिडली डिटोरेट होगा। हार्ट डिजीज और सारी ब्रेन डिजीज, डिप्रेशन, कैंसर्स, लंग डिजीजेस, अस्थमा, लंग कैंसर्स, हार्ट अटैक्स, ब्रेन अटैक्स, ये सब बढ़ेंगे। क्योंकि सर मैं जितना ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं भी ऑलमोस्ट अब 42 की एज का हूँ, तो 30 साल से तो इंदौर को देख रहा हूँ। अभी जो ड्रास्टिक 5-6 सालों में चेंजेस आए हैं, चाहे वो आपने बात की नॉइज़ पोल्यूशन को लेके, चाहे AQI को लेके, चाहे ट्रैफिक को लेके, चाहे फूड कल्चर को लेके, स्पेशली हम पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, वो इतना कॉम्बिनेशन, इतने कॉकटेल बनाए जा रहे हैं फूड का, कई बार समझ नहीं आता हम खा क्या रहे हैं। जो हमारे सिग्नेचर फूड मार्केट थे 56 सराफा, वो भी मेरे हिसाब से अब वो फूड सर्व नहीं कर रहे हैं जो वहाँ की स्पेशलिटी हुआ करती थी। वहाँ पर भी अब मिक्स प्रोसेस फूड ज़्यादा मिलने लगा। बचपन में सराफा में हम भी जाके खाते थे, जो सराफा के कुछ खाने वाले थे वो घर से स्पेशली अपने हाथ से बना के चीज़ें लाते थे, शुद्ध और अच्छी होती थी। और अब आप जाके देखोगे, मैं तो ज़्यादा जाता नहीं हूँ, पर जब भी गया हूँ देखा हो, इतना उसमें कंटेमिनेशन, इतने सॉसेस, इतनी मिर्ची मसाला इधर उधर इतना है कि वो खाने लायक चीज़ें नहीं है। बुरा लगेगा, इंदौर के आप यदि इंदौरी हो तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। बिल्कुल अच्छे स्ट्रीट फूड इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो सर अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये वाले सारा जो कियोस्क इंदौर में, मतलब जैसे ही मैं ऑफिस से जब भी निकलता हूँ मीटिंग लो, गाड़ी में बैठ के, क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा परसेप्शन अलग हो गया अब चीज़ों को देखने का। मुझे हर जगह इंदौर में भागा दौड़ी दिख रही है, मुझे हर जगह इंदौर में भीड़ दिख रही है, मुझे हर जगह इंदौर में सड़कों पे लोगों को देखो तो वो चेहरे पे वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, तनाव है, स्ट्रेस है। तो अब ये जो लोग भाग रहे हैं और इसके कारण उनको जो अंदर ही अंदर बोले ना, दिल की बात आपने दोनों डिकोड कर रखी है, एक दिल की बात भी कर रखी है, दिल को भी कर रखा है, तो उसका इम्प्लीकेशन जो क्रिएट हो रहा है
वो कितने टाइम में उनको दिखने लगेगा, या उसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि यार इन चीज़ों के कारण मुझे अब ये दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या वो सिम्टम्स कैसे आइडेंटिफाई करेगा? बहुत सिंपल है। आप देखो, यदि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल या आपका तनाव या जो भी आपके एम्बिशन या स्ट्रेस या बिजनेस या पर्सनल जो भी रीज़न, यदि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हो, देखने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप सुबह उठते हो तो क्या आपको फ्रेश फील होता है? आपकी नींद कैसी है? नींद डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है? आप आपके बिल्कुल सिंपल, हम कहते हैं नो योर नंबर्स। आपको आपका मोबाइल नंबर याद है, आपके घर वालों को मोबाइल नंबर याद है, आपका गाड़ी नंबर, पैन नंबर याद है? क्या आपको आपका ब्लड प्रेशर पता है? क्या आपको आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पता है? क्या आपको आपका BMI पता है? आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस पता है? क्या आपको आपकी फास्टिंग शुगर लेवल पता है? क्यों नहीं पता है? ये नंबर ज़्यादा ज़रूरी है कि मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर ज़्यादा ज़रूरी है? तो आप अपने चेकअप्स कराओ। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा है? आपका शुगर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? आपका पेट फैल तो नहीं रहा है? आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस तो नहीं बढ़ रहा है? आप रेगुलर चेक कराओ, आपके लीवर में फैट तो जमा नहीं हो रहा है? आपके हार्ट के आर्टरीज क्लीन है कि नहीं? आप TMT टेस्ट कराओ, आपको पता चलेगा। और मुझे 100% मालूम है, यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, खान पीन आपका इरेगुलर है, आप टेस्ट के लिए या ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हो, गलत टाइम सो रहे हो, तो विद इन फ्यू ईयर्स इफेक्ट दिखने लग जाएगा बहुत जल्दी। हमें तो लोग अंदर आते हैं मेरे चेंबर में, अब मुझे 18-20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, अंदर घुसते वी कैन मेक आउट क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, कितनी बजे सोते हो, उठते हो, तो देख के हमें समझ में आता है कि इसका शुगर बढ़ के निकलेगा, कि इसको फैटी लीवर निकलेगा, कि इसको हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस निकलेंगे, कि इसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कि इसको प्रॉब्लम, वी कैन मेक इट आउट। अब लोगों को समझाना हमारे लिए मुश्किल है। इनफैक्ट लोगों को समझा भी देते हो, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। मेरे लोग बोलते हैं साहब छोड़ दे शहर, जंगल में जाके रहने लग जाएंगे हम। हाँ, तो वो भी सोल्यूशन नहीं, उल्टे आंसर मिलते हैं। हाँ नहीं, तो एक्चुअली मुझे बोले तो मैं भी इसी शहर में रह रहा हूँ, मैं भी इसी ट्रैफिक से जूझ रहा हूँ, मुझे भी लेट नाइट फ़ोन आते हैं, मेरा काम ऐसा है, मैं भी फैमिली में रह रहा हूँ, फंक्शन में जाना पड़ता है तो लेट नाइट शादियाँ शुरू होती है, आप जाते हो कहीं बाईपास पे, आप देखते हो 1-1 घंटा ट्रैफिक में हो, 10-11 बजे आप शादी में जा रहे हो, 12 बजे वापस आ रहे हो। तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, तो मुझ पर भी उसका इफेक्ट आ रहा है। बाहर मेरी फैमिली के साथ मुझे भी जाना पड़ता है, बाहर खाते हैं तो खाने में आता ही है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी नुकसान कर रहा है। पर आई कैन एज अ फर्स्ट हैंड पर्सन, मैं तो देख रहा हूँ ना कि जो ये लोग इसमें ध्यान नहीं दे रहे, वो मेरे सामने आ रहे हैं, मेरी ऑपरेटिंग टेबल पे हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं, मैं उनको एंजियोप्लास्टी कर रहा हूँ, तो मुझे तो समझ में आ रहा है। तो दैट इज़ फॉर आई वांट कि एवरीवन शुड अंडरस्टैंड, सबको ये समझ में आना चाहिए कि लाइफस्टाइल को हम ऑब्वियसली पूरा रिवर्स नहीं कर सकते, 500 साल पहले की ज़िंदगी में नहीं जा सकते, लेकिन जितना हम इंप्रूव कर सकते हैं, एटलीस्ट हम टाइम पे सो सकते हैं, मैक्सिमम दिन टाइम पे सो सकते हैं, एटलीस्ट हम रोज़ नहीं तो महीने में 20 दिन, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं, एटलीस्ट हम खाना जितनी हो सके नेचुरल खाना, नेचर के पास का घर का खाना, साफ खाना खा सकते हैं, बाहर खाना अवॉइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप रोज बाहर जाओ, लोगों को कंपल्शन नहीं होता है तो भी लोग रोज बाहर खाते हैं। घर में खाना बनाना जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करना लोगों ने शुरू कर दिया है। अभी इंदौर में आप देखो, हर चौराहे पे, हर खाने वाली दुकान में 20-20, 30-30 जोमेटो और वो कौन कौन से फूड डिलीवरी ऐप वाले रहते हैं, सारी डिस्काउंट भी मिलता है। डिस्काउंट भी मिलता है उसमें। अब खाना कौन खाना बनाए, ऑर्डर कर दो। अब ऑर्डर करके जो वो बना रहा है वो तो उसके इनकम के लिए बना रहा है ना, वो आपकी हेल्थ के लिए थोड़ी ना बना रहा है, बिल्कुल टेस्ट के लिए बना रहा है, टेस्ट के लिए बना रहा है और इनकम के लिए बना रहा है। टेस्ट वो बढ़ाएगा, उसमें भी गलत चीज़ ऐड होगी, और इनकम बढ़ाने के लिए सब्स्टिट्यूट यूज़ करेगा, गलत चीज़ें कम क्वालिटी की यूज़ करेगा, तो आपको नुकसान होगा। तो आप अपना खाना इंप्रूव कर सकते हो, आप अपनी एक्सरसाइज इंप्रूव कर सकते हो। किसने बोला आप गाड़ियों में चलो, आपके ऑफिस में आपका फ़ोन आए, चल के फ़ोन पे बात कर सकते हैं, सीढ़ियाँ जितनी हो सके यूज़ कर सकते हैं, सुबह शाम जितना हो सके वॉकिंग कर सकते हैं, जितनी फिजिकल एक्टिविटी खुद घर पे कर सकते हैं, जिम जाना ज़रूरी नहीं, घर पे आप वेट्स के साथ, बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने से आपको किसने रोका है? लाइफस्टाइल 100% इंप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन 100% बिगाड़ना उसका सोल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो हम सबको समझना पड़ेगा कि सिर्फ दवाई खाने से या ऑपरेशन कराने से या डॉक्टर जाने से हेल्थ नहीं मिलेगी। हेल्थ के लिए अपनी अच्छी हेल्थ आपको चाहिए। आपको हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, लकवा, पैरालिसिस, कैंसर, डिमेंशिया, इन सब बीमारियों से बचना है जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, तो आपको खुद को ही बीड़ा उठाना पड़ेगा। यू हैव टू एक्ट फॉर योर सेल्फ। कोई मैं किसी के घर जाके उसकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ शायद ये पॉडकास्ट से शायद कुछ लोग सुने तो मैसेज पहुंचा सकता हूं, इन्फॉर्म कर सकता हूँ, चेता सकता हूँ, बता सकता हूँ कि भैया डेंजरस है, इट इज़ लाइक ए टाइम बॉम्ब। कब आपको लग रहा है आप हेल्दी है पर अंदर क्या चल रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। आप अपने लाइफस्टाइल सुधारिए, रेगुलर चेकअप कराइए। किसने मना किया आपको साल में एक बार आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर चेक कराने का? या थोड़ा भी फैमिली हिस्ट्री है, हार्ट डिजीज़ है, वजन ज़्यादा है, घर में प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है, आपको हो सकता है सिम्टम आ रहे हैं, थकान लगती है, फ्रेश फील नहीं होता, सांस फूलती है, तो आप चेकअप कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, कुछ भी होगा सामने आएगा, उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा। सर अभी आपने एक जिम वाली बात की, और अभी रिसेंटली देखने में आया है कि ऐसे कई केसेस आए कि
जैसे राजू श्रीवास्तव जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ गया, और भी ऐसे केसेस आए हैं। इंदौर में बहुत केसेस हुए। और अभी ऐसी रिसेंट की बात है कि मैं भी अब एक जिम ज्वाइन किया, तो मैंने घर पे बताया था पापा को, तो लिटरली वो डर गए, बोले जिम नहीं ज्वाइन करना, बोले अटैक आ जाते हैं लोगों को वहाँ का कुछ भी करते करते। तो अभी ये क्या सिस्टम हो गया, या ये क्या वो चीज़ें बन गई हैं कि जिम में लोगों को अटैक आ रहे हैं? क्या वो सही तरीके से सही प्रोसेस से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, या बाहर के कुछ तनाव होते हैं जो वो जब जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ट हो रहे हैं अटैक्स में? ये क्या हो रहा है, जिसमें आपको होता है ना कि आपको लग रहा है कि आप हेल्दी हो, पर आपके अंदर क्या बीमारियां चल रही है पता नहीं होता। इंटरनल ऑडिट इंटरनल नहीं है। अब आप क्या है कि आपने 10 साल से तो आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, दिन भर ऑफिस में काम किया, खूब मेहनत करी, रात भर जग के काम किया, पेट निकला हुआ है, अंदर कोलेस्ट्रॉल शुगर बढ़े हुए, हो सकता है ब्लॉकेज बने हुए, और सडनली आपको लगता है नहीं आ रहा, मेरे को फिट होना है, और आप जाके सीधे जिम शुरू कर देते हो। अब जिम करते हो तो जो हार्ट आपका कभी 80 90 100 से ज़्यादा हार्ट रेट है ही नहीं, सीधे आप उसको ले जाते हो 180 हार्ट रेट पे दौड़ते हो, तो कहीं ना कहीं आपको सडन हार्ट अटैक आने की रिस्क होती है ऐसी कंडीशन में। तो यदि आपको हेवी जिम करना है तो पहले आपका अपना चेकअप कराना चाहिए। यदि आपकी एज ज़्यादा है तो बच्चों कर सकते हैं, यंग लोग, लेकिन आपकी एज 30 32 35 साल से ज़्यादा है और आप हेवी जिम करना चाहते हो तो पहले अपना एक बेसिक चेकअप कराओ। एक कोई भी कार्डियोलॉजी से, हार्ट स्पेशलिस्ट ना मिलो, जनरल डॉक्टर से आप मिल लो, अपना ECG, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब आप चेक करा लो। उसके बाद आप जिम करो और धीरे धीरे करो, गाइडेड तरीके से करो। पहले दिन में आप 100% एक्सरसाइज मत जाओ, पहले हफ्ते नॉर्मल अपने बॉडी का स्टेमिना बढ़ाओ, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओ, मसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाओ, हार्ट को थोड़ा प्रैक्टिस दो, फिर धीरे 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 उसको बढ़ाओ। तो इस तरह की दुर्घटनाएं अमूमतः सामान्यतः नहीं होगी। ओके। तो अभी जो सडन हार्ट अटैक आ रहा है जिम में, जो लोग जैसे राजू श्रीवास्तव जी है, या किसी को जिम करते हुए कोलैप्स हो गए, हमारे इंदौर में बहुत सारे इंसिडेंट हुए, तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों को कोई हार्ट ब्लॉकेज या बीमारी पहले से थी और बिना चेकअप के उन्होंने सडनली एक्सरसाइज करी, इस कारण से ये हुआ। अदरवाइज तो एक्सरसाइज इज अ ट्रीटमेंट। हम कहते हैं कि नंबर 1 मेडिसिन फॉर हार्ट डिजीज प्रिवेंशन कोई बोले तो वो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन नहीं है, ब्लड थिनर, नंबर 1 मेडिसिन इज एक्सरसाइज। ओके। मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे पेशेंट सबसे पहले आप एक्सरसाइज करो, उसके बाद दवाई काम आएगी। तो एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हार्ट डिजीज। तो एक्सरसाइज तो करना है आपको। योगा भी अच्छा, एक्सरसाइज में भी बड़ी भ्रांतियां हैं। हाँ, मतलब उसमें टाइप्स हैं, वैरायटी ऑफ टाइप्स हो गए। एक्सरसाइज कौन सी क्या हेल्प करती है वो भी थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा। एक्सरसाइज इज बेसिकली आपकी बॉडी में जो आप एक्सरसाइज करते हो, देयर आर 3 और 4 टाइप्स, जिसमें आप उसको मेनली डिवाइड करते हो। 1 इज कार्डियो एक्सरसाइज, ओके, जिसको आप एरोबिक्स बोलते हैं जिम में। कार्डियो यानी हार्ट, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ ना, हार्ट स्पेशलिस्ट, तो कार्डियो मतलब ग्रीक वर्ड है हार्ट के लिए। तो कार्डियो एक्सरसाइज जो आपके हार्ट को, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट और ब्लड वेसल्स की स्पीड बढ़ा के उसका सर्कुलेशन बढ़ाती है। वी कैन से इट इज फॉर इंटरनल सर्कुलेशन। इट इज फॉर इंटरनल सर्कुलेशन। जैसे आप रनिंग करते हो, रोप स्किपिंग करते हो, स्प्रिंटिंग करते हो, जंपिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, या जुम्बा करते हो, एरोबिक्स करते हो, तो ये सारी एक्सरसाइज में आप बॉडी के इतने मूवमेंट फास्ट करते हो कि हार्ट बहुत तेजी से धड़कता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो दैट इज कार्डियो एक्सरसाइज, दैट इज गुड फॉर योर हार्ट एंड लंग्स। ओके। एंड देन देर इज एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज, या नॉर्मल जिम या वेट लिफ्टिंग बोलते हैं। वेट लिफ्टिंग बोलते हैं, या वेट के साथ बॉडी वेट से भी कर सकते हो, जिम में भी कर सकते हो, जिसमें आप मसल्स पे फोकस करते हो। जैसे आप अपने बॉडी वेट से ऊपर नीचे बैठते हो, स्क्वाट्स करते हो, पुशअप लगाते हो, दंड लगाते हो, या जिम में जाके डंबल्स उठाते हो, मशीनों पे एक्सरसाइज करते हो, ये आपकी मसल्स और बोन्स पे फोकस करते हैं। एंड दैट इज फॉर एक्सटर्नल बॉडी? नहीं, दैट इज नॉट फॉर एक्सटर्नल बॉडी। मसल्स और ये फिटनेस तो हमारा एक्सटर्नल है। दैट इज द कोर एक्सरसाइज फॉर योर हेल्थ। ओके। आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी, आपकी शुगर कोलेस्ट्रॉल के लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी मसल्स जब स्ट्रांग रहेगी तो मसल्स से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। आप जो शुगर खा रहे हो, जो कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो, उसको बर्न करने के लिए जो आपका मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है, तो आपको आपकी मसल मास मेंटेन करना जरूरी है। उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है। कोई यदि सिर्फ दौड़ता ही दौड़ता है, रोज जाके 1 घंटा सुबह रनिंग कर रहा है और दिन भर नॉर्मल लाइफ जी रहा है और मसल्स उसकी कम है, तो उसको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और कोई दौड़ रहा है और साथ में मसल्स मास भी मेंटेन कर रहा है, और मसल मास मेंटेन करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सर, जिम में अभी एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया। जैसे मैं जब पहले जब यंग एज में हम लोग जिम किया करते थे तो सिर्फ डाइट को फॉलो किया जाता था, लेकिन अभी सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा फोकस हो गए हैं कि प्रोटीन खाओ, ये प्रोटीन शेक या प्रोटीन पाउडर भी बहुत सारे, तो इट इज़ गुड फॉर मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज वाली बात कंप्लीट करता हूँ। एक मैंने आपको कहा कार्डियो एक्सरसाइज, एक कहा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जिम। थर्ड होती है आपकी जो स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी या योगा जिसको बोलते हैं। योगा तो एक तो योगा होता है आपकी रेस्पिरेटरी, आप प्राणायाम करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, वो तो बहुत अच्छा है।
आपके ऑटोनॉमिक टोन, हार्ट की रेट को कंट्रोल करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, वो आपको सबको करना चाहिए, हमको, मेरे को, आपको, सबको। और स्ट्रेचिंग जो होती है योगा, जिसमें आप आसन करते हो अलग अलग, वो एक थर्ड टाइप की एक्सरसाइज है जो अलग तरह से बेनिफिट करती है। तो आपको ओवरऑल बॉडी के एक्टिविटी लेवल में आपको एक्सरसाइज करनी है 7 दिन में से 5 दिन 6 दिन तो आपको रोज कार्डियो करना है, या 5 दिन कार्डियो करना है। 15 मिनट 20 मिनट आपने कार्डियो एक्सरसाइज कर ली, 30 से 45 मिनट आपने एक्सरसाइज कर ली हफ्ते में 3 दिन 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। रोज आप 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग और योगा करो, तो ये आइडियल एक्सरसाइज रेजिमेंट होता है। इसके अलावा आपको बाकी पूरे दिन आपने 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज कर ली 24 घंटे में से, और बाकी 20 घंटे आप बैठे हुए हो, तो जितना फायदा एक्सरसाइज में हुआ उतना नुकसान बैठने से हो जाएगा। Okay. तो कंटिन्यूसली एक्टिव रहना जरूरी है। मतलब आप ऑफिस में भी हो, अभी जैसे हम पॉडकास्ट में बैठे, मान लो 1.5 घंटा हो गया, तो दैट इज नॉट गुड। आपको बीच में उठना है, हाथ पैर स्ट्रेच करने, चलना है, घूम के आना है। तो हर घंटे में एक्टिव रहना है, कंटिन्यूसली एक्टिव रहना है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 हज़ार कदम चलना है, एक्टिव रहना है, कंटिन्यू सिटिंग नहीं करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कार्डियो एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज और दिन भर का मूवमेंट, ये मिला के ओवरऑल गुड एक्सरसाइज रेजिमेन होता है। देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ दिस, नॉट अ सिंगल एक्सरसाइज। और क्लियर रिकमेंडेशन है, वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन के क्लियर रिकमेंडेशन है, हफ्ते में आपको रोज कार्डियो करना है एटलीस्ट 6 डेज। हफ्ते में 3 से 5 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है और 5 दिन योगा करना है। प्लस जब तक आप जाग रहे हो हर घंटे में एक्टिव रहना है। ओके। टीवी के सामने बैठ गए, मूवी थिएटर में जाके 3 घंटे बैठ गए, ऑफिस में चेयर पे बैठ गए, स्टिल होके नहीं बैठना है। ओके। स्टिल होके बैठोगे, आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होगा, बॉडी की मसल्स पे वीकनेस आना शुरू होगी, मसल मास का लॉस शुरू हो जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिगार्डिंग जो आपने पूछा सप्लीमेंट, हाँ, तो दैट इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, बट शॉर्ट में मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री विच हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेजिटेरियंस। अब डेटा देखना, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया में मैक्सिमम वेजिटेरियंस है। और स्पेशली जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात वाला एरिया है, हिंदी बेल्ट या जो बेल्ट है, उसमें इंदौर जैसे एरिया में वेजिटेरियनिज्म इज़ मोर प्रोमिनेंट। मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियंस है वो भी बहुत कम लेते हैं। तो वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन कंटेंट, अच्छी डाइट में प्रोटीन कंटेंट मिलता है, लेकिन नॉर्मल हमारी जो डाइट है उसमें प्रोटीन कंटेंट मिस हो जाता है। मेरे पेरेंट्स भी, मेरे घर वाले भी, मेरे रिश्तेदार भी, पेशेंट भी कहते हैं कि साहब हम खाना खा रहे हैं अच्छा, लेकिन खाने में क्या खा रहे हैं? रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं थोड़ी सी, और सब्जी खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं। तो दाल भी कितना अमाउंट में खा रहे हैं? दाल खा तो रहे हो, लेकिन आपने 1 कटोरी दाल ली, उसमें से एक्चुअली पानी है 80%, दाल तो 20% है, 2 चम्मच छोटी दाल है। तो उस दाल में यदि 20% प्रोटीन भी, तो ओवरऑल बॉडी का प्रोटीन कंटेंट आपका कवर नहीं हो रहा है। तो आपको वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन लेना है, तो आपको ध्यान से, आप जो हाई प्रोटीन डाइट होती है, जैसे आप चने लेते हो, या आप पनीर लेते हो, या आप मशरूम लेते हो, या आप हाई प्रोटीन जो सोयाबीन का आटा है या सोयाबीन, इन सब चीज़ों से आप प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हो। तो आपको एक्सरसाइज करनी है और मसल मास मेंटेन करना है, तो नेचुरल तरीक़ों से प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन कोई बॉडी बिल्डर है, जिम जा रहा है और एक्सेस में एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसकी मसल्स का वियर एंड टियर होता है, उसके रिपेयर के लिए उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना पड़ता है। तो मेरा कहना है, कोई एक्सेस बॉडी बिल्डिंग और जिम कर रहा है और उसका प्रोटीन डाइट में, यदि नॉनवेज वो एग या नॉनवेज डाइट नहीं ले रहा और वेज डाइट में उसका कंटेंट रिक्वायरमेंट कम पड़ रहा है, तो उसको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। अदरवाइज प्रोटीन सप्लीमेंट का रेगुलर कोई रोल नहीं है। ओके। और एक्सेस प्रोटीन सप्लीमेंट नुकसान कर सकता है, स्पेशली आपको, हाँ, स्पेशली यदि आपने आपके किडनी का फंक्शन डॉक्यूमेंट नहीं किया है या आपके डाइजेशन इश्यूज है, तो एक्सेस प्रोटीन सप्लीमेंट नुकसान कर सकता है। पर हाँ, यदि आप, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं ऑलमोस्ट एवरी डे जिम करता हूँ, तो मेरे बॉडी वेट के हिसाब से मान लो मुझे 150 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या 130 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, और मेरी डाइट में जितनी कैलोरी मिलने उतनी प्रोटीन में नहीं ले पाता हूँ, तो मैं दिन भर में 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, बट वो मैं कैलकुलेट करके उसकी रिक्वायरमेंट समझ के लेता हूँ। ओके। हर किसी को मैं प्रोटीन पाउडर लेने का रिकमेंड नहीं कर सकता। ओके। तो सर, कुल मिला के अगर एक लंबा गैप हो चुका है, अगर हम लोगों ने जिम नहीं गए हैं, सो इफ़ यू आर प्लानिंग, उसके पहले हमारा एक बॉडी चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। सर, सालों पहले, मतलब मुझे तो याद है कि जब वो यंत्र आया था, मतलब मैं भी शायद 10 साल का हूँगा, सो एक यंत्र आया था जिसे हमने टेलीफोन का नाम दिया था, जो वायर से बंधा होता था और हम उसके पास जाते थे। लेकिन आज जो एक यंत्र आ गया, मोबाइल बोलते थे इसको हम, जिसका वायर तो नहीं है लेकिन उसने हमें बांध रखा है। और मैंने ऑब्ज़र्व किया है ऐसा, पर्टिकुलरली हमारा चूँकि अब टेक का काम है, तो मोबाइल का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हम लोग करते हैं। हार्ट को लेके शुरू से ये देखा गया है कि लोग बोलते हैं कि आपके अगर लेफ़्ट हैंड में पेन हो रहा है, तो इट इज़ अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। और मैं चूँकि लेफ्टी हूँ और मेरा अधिकतर फ़ोन यूजेस इसी हैंड से होता है, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कई बार जब फ़ोन ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, तो बट ऑब्वियस यहाँ का पेन यहाँ तक पहुँचता है। अब ये जब पहुंच रहा है, तो मेरे को कई बार ऐसा लगा कि क्या कुछ गलत है, फिर मुझे ध्यान आता नहीं यार, दिन भर आज मोबाइल चला लिया है, मोबाइल ऐसे पकड़ लिया, क्योंकि मोबाइल भी आजकल, मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ 200 ग्राम का है, और
इतना उसका वेट होता है। अब मोबाइल के कारण एक तो ये डीमेरिट्स मुझे देखने में आया। अब एक आपने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले स्लीप की, और स्लीप अब डायरेक्ट को रिलेट होती है मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल हमेशा रहता है हमारे बेड के पास और हम उस पर पता नहीं क्या क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ एक्सपर्ट, आप देख पा रहे हैं कि कितना अब ये मोबाइल एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो क्या क्या आपकी वो स्टडीज़ रहीं, क्या क्या वो फाइंडिंग्स रहीं, और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं इस मोबाइल एडिक्शन को छोड़ने के, जिससे किसी एक पर्सन की हार्ट हेल्थ ठीक हो सकती है? देखिए, इसका इम्पैक्ट तो है बिल्कुल 100%। देखो, आप हम ये इंदौर टॉक कर रहे हैं, ये भी अल्टीमेटली लोग देखेंगे तो मोबाइल पे देखेंगे। मोबाइल पे 90% आई थिंक आपकी 90% व्यूअरशिप मोबाइल पे देखेंगे। डेस्कटॉप पे या पीसी पे तो कम होती होगी। मैक्सिमम लोग मोबाइल पे कंटेंट देखते हैं, और मोबाइल ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में रहता है हमेशा, कभी भी आंखों के सामने आ जाता है। एंड सोशल मीडिया के आप भी समझते हो कि जो एल्गोरिदम्स होते हैं दे आर एडिक्टिव हैं वो उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि आप एक चीज़ देखोगे कंटेंट, तो अगला कंटेंट आपको उस तरह से मिलेगा, और रील्स चलेगी तो आप उससे बाहर नहीं आ पाते हो। तो दैट कंज्यूम्स यू, आपके टाइम को कंज्यूम करता है। तो योर मोबाइल इज ईटिंग योर पर्सनल टाइम, और वो आपका पर्सनल टाइम सिर्फ आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का टाइम जा रहा है। आप ऑफिस में बैठे हो, आप काम कर रहे हो, उस टाइम तो मोबाइल देख नहीं सकते, जरा फ्री हुए आपने मोबाइल हाथ में ले लिया। तो उससे एडिक्शन से निकलना ज़रूरी है, थोड़ा मुश्किल है डेफिनेटली। अब आप मोबाइल रिप्लेस नहीं कर सकते, बहुत से लोग चाहते हैं कि मोबाइल ना यूज़ करें, बट दैट इज़ इम्प्रैक्टिकल। आज के ज़माने में मोबाइल तो सबको लेना ही लेना है, बच्चों को भी मोबाइल देना पड़ता है। बट जितना हम हमारे अननेसेसरी का जो कंजम्पशन है और जो आपको ट्रैप कर रहा है, जैसे इंस्टाग्राम पे अननेसेसरी की आप रील्स देख रहे हो, या फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हो, या मूवी की क्लिप्स देख रहे हो, या इधर उधर की न्यूज़ देख रहे हो, या अननेसेसरी का डेटा कंज्यूम कर रहे हो, उसको आपको कंट्रोल करना है। रात के टाइम आपको मोबाइल अवॉइड करना है। आपको यदि मोबाइल देखना भी, तो मैं कहूँगा आप सोते हो तो मोबाइल को चार्जिंग के लिए दूसरे कमरे में या दूर लगा दो। आप यदि पलंग पे मोबाइल लेके गए तो आपका कब आधा 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको यदि मूवी देखना है, कोई चीज़ देखना है, तो आप बड़ी स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीन पे देखें, हाँ टीवी पे देख लो, थिएटर में देख लो, कहीं और देख लो। मोबाइल पे देखना बंद करो। मोबाइल से ब्लू लाइट निकलती है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपकी ब्रेन में जो मेलेटोनिन सिक्रीट होता है, जो स्लीप हार्मोन है, वह डिस्टर्ब होता है, तो आपकी स्लीप की क्वालिटी बिगड़ जाती है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्लीप क्वालिटी पूरी नहीं होगी तो आपका ब्लड प्रेशर, जो रात में स्लीप का इंपॉर्टेंस क्या है, आप किसी को 4 दिन सोने में, तो 5वें दिन वो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। ओके। तो स्लीप में आपका ब्रेन की पूरी क्लीनिंग होती है, जो ब्रेन में सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, ब्रेन अपने आप को क्लीन करता है। आपके हार्ट को पूरा रेस्ट मिलता है, आपकी ब्लड वेसल्स को पूरा रेस्ट मिलता है, उनका ऑटोनोमिक टोन रीसेट होता है, हार्ट रेट करेक्शन होता है। यदि आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, नींद में किसी का हार्ट रेट देखोगे तो आपको मिलेगा 40, 45, 35, इतना हार्ट रेट बॉडी स्लो कर लेती है। लेकिन आपकी नींद डिस्टर्ब्ड है, बार बार आप जग रहे हो, या मोबाइल में आपने कंटिन्यू मोबाइल कंज्यूम किया है, तो ब्रेन एक्टिव रहेगा, नींद डीप स्लीप में नहीं जा पाओगे, तो आपकी हार्ट हेल्थ को नुकसान करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट, अरिथमिया बढ़ेंगे, ओवरऑल बॉडी में हार्ट डिजीज बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली नाइट टाइम मोबाइल एडिक्शन इज़ वेरी डेंजरस। रात में मोबाइल देखना बिल्कुल बंद करना चाहिए। मोबाइल बेसिकली बात करने के लिए बना है, उसको हमने अब हमारे दुनिया से कम्युनिकेशन का जरिया बना लिया। और सेकंड मेजर डिट्रीमेंटल है मोबाइल का आपका सोशल लाइफ का लॉस, जो लोग नहीं समझते। कट रहे हैं वो। हाँ, लोगों को लगता है मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं सोशलाइज कर रहा हूँ, बट दैट सोशल मीडिया कंजम्पशन इज नॉट मेंट फॉर योर बायोलॉजी। अगेन फिर मैं कहूँगा, इवोल्यूशन हुआ है 70 लाख साल में, होमो सेपियन बने 1 लाख साल पहले। तो मोबाइल के थ्रू किसी से बात करने से आपको एक्चुअल जो बेनिफिट मिलना चाहिए सोशल कनेक्शन का, वो नहीं मिलता है। अब 2 मिनट में टाइम लूँगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, मैं हमेशा जब भी कहीं बात करता हूँ तो ज़रूर बताता हूँ। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फेमस है। 1938 में उसकी एक बैच थी, हार्वर्ड सारे सब्जेक्ट्स हैं, लॉ, पॉलिटिक्स, मेडिकल साइंस, ये सारे बायोलॉजी, जूलॉजी, तो हर सब्जेक्ट के ग्रेजुएट्स होते। तो उन्होंने सोचा कि यार अब सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही थी वहाँ पे, 1938 की एक पूरी बैच को उन्होंने एक स्टडी शुरू करी, उसको नाम दिया स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। ओके। तो 1938 से उन्होंने उस बैच के जितने भी लोग थे, जितने मेल्स थे, उन सब की स्टडी करना शुरू करी। उन्होंने क्या करा, उनका पूरा बायोडेटा लिया, कहाँ से आए हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई कितने, बहन कितने, काम क्या करते हैं, मन कैसा है, नेचर कैसा है, खुश कितने रहते हो, क्वेश्चनर्स होते हैं, आप कितना खुश हो, आपको क्या बुरा लगता है, क्या सर्वे टाइप अलग अलग। उनके ब्लड प्रेशर देखे, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, जो भी मेडिकल साइंस में चेकअप होते हैं वो किए। और उनका हर साल फिर लेते रहे इंटरव्यू, हर साल उनको पोस्ट पे भेज के, ब्लड सैंपल बुला के, फ़ोन पे इंटरव्यू करके, जाके इंटरव्यू करके, उन जो 150-200 लोगों की बैच थी उनका कंटिन्यू उन्होंने पूरी लाइफ स्टडी करी। तो दैट इज़ द लार्जेस्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द वर्ल्ड डन एवर। और 38 से आज 25 हो गया, अभी भी वो चल रही है स्टडी। तो वो 138 में से कुछ लोग अभी भी जिंदा है जो 90 प्लस हो गए,
उनको, और फिर उनकी वाइफ की भी स्टडी करी, उनके बच्चों की भी स्टडी करी, उनसे पूछा उनको क्या बीमारी हुई तो क्या इलाज लिया, पूरा उनकी लाइफ स्टडी पूरी, जैसे कहते हैं ना, हर सब्जेक्ट की पूरी उन्होंने एक डेटा बना के बड़ी बड़ी फाइल बनाई और उसमें से हज़ारों स्टडीज़ निकली। तो उस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट, अभी उस स्टडी के डायरेक्टर भी 20-20 साल में चेंज हो गए, डायरेक्टर भी चेंज हो गए, बदल गए। तो अभी लेटेस्ट डायरेक्टर जो है, जो स्टडी चल रही है, वो है डॉक्टर रॉबर्ट वाल्डिंगर। उनका एक वीडियो है, आप देखना कभी हो सके तो। उसको कहते हैं एडल्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और उन्होंने कहा कि यार इंसान खुश कैसे होता है और सक्सेसफुल कैसे होता है। भाई इंसान को क्या चाहिए ज़िंदगी में? सक्सेसफुल चाहिए और खुश रहना आना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ, उस स्टडी में एक थे डॉक्टर मिस्टर कैनेडी, उस स्टडी के पार्ट थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कुछ लोग उस हार्वर्ड की बैच से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बने, कुछ लोग वकील बने, जजेस बने, कुछ लोगों ने खूब पैसा कमाया, कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल रहे, मतलब हर तरह से, जैसे अमेरिका में कहते हैं ना सक्सेस, वर्ल्डली सक्सेस जिसको कहते हैं। और कुछ लोग थे जो बेचारे नहीं पढ़ पाए, अपने गांव चले गए, किसी ने गांव जाके खेती कर ली, कोई घर वालों के साथ रह लिया, काम नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत फैमिली के सपोर्ट से ज़िंदगी जी ली, अपनी शादी कर ली, गांव में ज़मीन थी, ईजी रहे। तो अब उन्होंने देखा कि किन लोगों को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आए, किन लोगों को सबसे ज़्यादा कैंसर हुआ, किन लोगों को बैक पेन ज़्यादा हुआ, एक स्टडी है उसमें से, फिर किन लोगों के डाइवोर्स सबसे ज़्यादा हुए, ओके, किन लोगों के झगड़े, बच्चों से सेपरेशन ज़्यादा हुआ, किन लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा हुआ, किन लोगों ने सुसाइड ज़्यादा किया, और किन लोगों ने जो हैप्पीनेस स्कोर दिया सबसे ज़्यादा अपने आप को अनसक्सेसफुल और फ्रस्ट्रेटेड माना कि भाई मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, ये भी नहीं वो भी नहीं है। तो आप क्या प्रिडिक्ट करते हो? उस स्टडी में जिन्होंने मैक्सिमम पैसा कमाया, खूब काम किया, खूब बड़े बड़े लॉयर बने, डॉक्टर बने, इंडस्ट्रीज बने, बिजनेसमैन बने, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड, सबसे ज़्यादा डाइवोर्स, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ, बैक पेन हुआ तो ठीक नहीं हुआ, कैंसर हुआ तो ठीक नहीं हुआ, हार्ट अटैक आया तो ठीक नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा उनको डिप्रेशन हुआ, सबसे ज़्यादा उनने सुसाइड किए। और सबसे ज़्यादा पैरामीटर्स में, नंबर में सबसे ज़्यादा खुश कौन रहे? जिन्होंने कोई लोड नहीं लिया, गाँव में चले गए, सिंपल काम किया और अपनी फैमिली के साथ रहे, परिवार के साथ रहे, लोगों से मिले जुले, दिन भर एंजॉय किया, टाइम पे सोए, कोई प्रेशर नहीं, कोई कमाने का टेंशन नहीं, वो लोग की लाइफ सबसे सक्सेसफुल रही। उन्होंने बोला हम सबसे खुश है, कभी बीमार नहीं पड़े, बीमार पड़े तो तुरंत ठीक हो गए, फ्रैक्चर हुए तो जल्दी यूनाइट हो गए, कैंसर हुआ तो रिकवर हो गया, हार्ट अटैक आए नहीं, आए तो तुरंत रिकवर हो गए, ब्लड प्रेशर बढ़ा ही नहीं। तो उन्होंने कंक्लूजन दिया कि आपके सोशल कनेक्शंस जो होते, और सोशल कनेक्शन भी एक्चुअल, पॉलिटिशियन कैनेडी से ज़्यादा कनेक्शन तो अमेरिका में किसी नहीं थे, वो तो राष्ट्रपति बना, लेकिन वो कनेक्शन से उनको हेल्थ नहीं मिली एक्चुअल। तो आपकी बर्थडे पे यदि आपको 500 लोगों ने फेसबुक पे हैप्पी बर्थडे बोल दिया और 2 दोस्त घर पे नहीं आए, तो यू आर मोस्ट अनफॉर्चुनेट। और आपको किसी ने नहीं बोला, लेकिन 3 दोस्त थे जो अपने काम से फ्री होकर आगे, चला तेरा बर्थडे यार, आज अपन बैठेंगे साथ में। तो मोर इंपॉर्टेंट इज एक्चुअल ट्रू कनेक्शन, आई टू आई कॉन्टैक्ट, सामने बैठ के बात करना, टच करना, मिलना जुलना। तो सोशल मीडिया जो फ़ोन से है वो आपको एक्चुअल कनेक्शन से काट रहा है। तो आपके ब्रेन को, आपके हेल्थ को, आपकी लाइफ को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, इंसान बने ही सोसाइटी से। सर ये आपने एक ठीक बात बोली, सोशल मीडिया एक्चुअली जो बनाया गया था वो फैमिली कनेक्ट्स को बढ़ाने के लिए बनाया गया था कि चलो जो दूर हैं हम उनको पास एक महसूस कर सकें, बट हो उसका उल्टा गया है कि उसके कारण हम जो पास है उनसे भी दूर होते गए और एक डिस्कनेक्शन सा बढ़ता जा रहा है। और शायद यही कारण है कि पर्टिकुलरली मैंने तो अपने सोशल मीडिया को सब पे वो टाइम मैनेजमेंट लगा रखा है और हार्डली मेरा 5 से 10 मिनट का यूजेस होता है वो डेली। सर अभी आप एक थोड़ी देर पहले एक स्लीप वाली बात कर रहे थे और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी, अब मैं उससे रिवाइव हो चुका हूँ, स्लीप को मैंने अपना बहुत मैनेज कर लिया है। तो एक क्वालिटी स्लीप क्या होती है एक अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए? मतलब आप अभी एक डीप स्लीप की बात कर रहे थे, मैं भी कहीं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें स्लीप को उन्होंने बाइफिकेट किया कि शुरू के जो 2-3 घंटे होते हैं वो स्लीप क्या होती है, डीप स्लीप कब आती है और एक अच्छी क्वालिटी स्लीप आपको कैसे आएगी। तो क्या वो प्रोसेस है कि एक क्वालिटी स्लीप के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्वालिटी स्लीप होती क्या है बेसिकली? देखिए, स्लीप आपकी बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। स्लीप के साइकिल्स होती है आपकी बॉडी में, यूजुअली 80-90 मिनट्स की एक साइकिल होती है जिसमें बड़े फेजेस होते हैं, जिसको हम REM फेज़ या नॉन REM फेज़ बोलते हैं। REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट और नॉन REM मतलब जिसमें आई मूवमेंट नहीं होते। तो हर 90 मिनट में साइकिल रिपीट होती है और ऐसे एक रात में आपके 1.5 घंटे की एक साइकिल है, तो आपकी मान लो 5 साइकिल हुई तो 7.5 घंटे की आपकी नींद होती है। अब इसमें जो REM फेज़ है वो होता है जब आपका माइंड बहुत तेज़ी से एक्टिव, आप सोए हुए रहते हो, बाहर से आप डीप स्लीप में दिखोगे लेकिन माइंड बहुत तेज़ी से एक्टिव होता है और आपकी आंखें घूमती है, जैसे आप सपने देख रहे हो तो अंदर ही अंदर आंखें घूमती, जो बाहर से अपन देख नहीं सकते। आईलिड बंद होने के बाद भी आईलिड बंद होती है, आंखें घूमती, वो पूरा मूवी देखती है अंदर सपने की, तो उसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। उसके अपने बेनिफिट होते हैं और जो डीप स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स साइंस है स्लीप का,
बट बुक सिंपल चीज़ें कहना चाहूँगा, आपकी बॉडी जो है उसमें स्लीप को डीप स्लीप लाने के लिए एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको बोलते हैं मिलेटोनिन। मिलेटोनिन हार्मोन का पीक टाइम होता है रात में 11 से 12 के आसपास। तो उसको सीक्रेट होने के लिए आपको रात में मैक्सिमम आप 9:30 10 10:30 बजे तक ज़्यादा सो जाते हो। तो आप उस स्लीप साइकिल में उस स्टेज पे पहुंचोगे कि मैक्सिमम जब मिलेटोनिन सीक्रेट हो रहा है उस टाइम आप डीप स्लीप में हो, तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको अच्छी क्वालिटी स्लीप का मिलेगा। तो स्लीप हाइजीन में इंपॉर्टेंट है एक तो आर्टिफिशियल लाइट से, ब्लू लाइट से या आर्टिफिशियल लाइट से बचना। यदि आपको अच्छी नींद चाहिए तो आप लाइट्स आपकी डिम कर लो शाम होते से ही घर में। सोने के आधे 1 घंटे पहले अच्छे कंफर्टेबल क्लोथिंग में आ जाओ, कमरे का टेम्परेचर अच्छा हो, बिस्तर अच्छे हो। अननेसेसरी का आप स्ट्रेस मत लो, ज़ोर ज़ोर से बातें मत करो, विवाद मत करो, बहुत ज़्यादा स्क्रीन को मत देखो। आपको यदि नींद नहीं आ रही है तो कुछ आप बुक पढ़ लो या कुछ डिस्कशन कर लो आपके साथ में, कोई हो तो उससे बातें कर लो या बहुत लाइट म्यूजिक सुन लो, लेकिन बहुत ज़्यादा माइंड को एक्टिव मत करो। और टाइम पे आप सो जाओ, स्लीप का साइकिल फिक्स रखो। आपकी बॉडी को पता है आपको यदि रात में आप रोज 10:30 बजे 10 बजे सो रहे हो तो 10 बजे एक नींद की केमिकल्स अपने आप सीक्रेट होंगे। उस टाइम आपने उसको मिस कर दिया और आप सोचो कि यार अब मैं 11:30 बजे जाऊँगा और तुरंत नींद आ जाए तो प्रॉब्लम आएगी। तो स्लीप शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। डीप स्लीप लेने के लिए आपके आसपास गैजेट्स और साउंड नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए और स्क्रीन से बचना चाहिए। तो मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद यदि आप लोगे और प्रॉपर स्लीप लोगे तो मैक्सिमम बेनिफिट आपकी हार्ट हेल्थ को उससे मिलेगा। सर अभी हम जैसे बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, मतलब अभी हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन यूथ है, लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि अब वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। अभी मैक्सिमम ऑफ केसेस जो हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट भी हुए हैं, जैसे कहीं एक संगीत में डांस करते हुए एक बच्ची की यंगस्टर की डेथ हो गई, कहीं पढ़ते पढ़ते बच्चों की डेथ हो गई, या कुछ गाड़ी चलाते चलाते भी कई बार अटैक्स आ रहे हैं। पहले अटैक्स जो हम सुनते थे कि भाई एक एज में आते थे, सीनियर सिटीजन्स को आते थे। आज के एरा में यूथ ऐसी वो क्या गलती कर रहे हैं या वो क्या उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला लिए हैं कि उनके कारण ये जो हार्ट अटैक्स के चांसेस हैं, कॉजेस हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं और दे आर मोर रिस्क नाउ ऑन दी हार्ट अटैक इन कंपेयर टू सीनियर सिटीजन या जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। देखो हमारी कंट्री का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं यंग एज, उसमें हम लोग बहुत एक खतरनाक मुहाने पे है, खतरनाक टर्न पे। यदि हमारी यंग पॉपुलेशन ने अपनी हेल्थ और अपनी फिजिकल स्किल्स और मेंटल स्किल्स को मेंटेन नहीं किया तो हम पीछे हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारे यंग पॉपुलेशन को समझना पड़ेगा कि अच्छी ऑप्टिमम हेल्थ के लिए उनको कितनी एक्टिविटी करनी है, कितनी स्लीप लेनी है, अपनी डाइट को कैसे इम्प्रूव करना है, अपना एक्सरसाइज लेवल मेंटेन करे, अपना स्ट्रेस लेवल, मेंटल स्ट्रेस। अब हर आदमी तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अंबानी नहीं बन सकता। तो आपको सोसाइटी में कहाँ आपकी मेंटल कैपेसिटी, आपकी फिजिकल कैपेसिटी और आपका ट्रेनिंग और स्किल लेवल और सोशल सर्कल से आप कहाँ फिट हो सकते हो। हर आदमी चाहेगा मैं करोड़पति बन जाऊँ, तो सब स्ट्रेस में मर जाएंगे। तो जिसकी बॉडी, जिसका माइंडसेट अलाउ करता है, जिसकी फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी अलाउ करती है कि आप इतना काम करो, उसको उस तरफ जाना चाहिए। बाकी लोगों कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन ढूंढ के, अपना काम का जोन ढूंढ के डेडिकेटेड अपना काम लिमिटेड टाइम पे, यदि आपकी बॉडी भगवान ने बोला 8 घंटे काम करने के लिए मैक्सिमम बनाई है, हफ्ते में 40 घंटे काम करना है, तो आप उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेच करोगे तो नुकसान होगा। और बहुत कम काम करोगे, आलस करोगे, रिलैक्स करोगे तो भी नुकसान होगा। तो आपका स्लीप पैटर्न, आपका वर्क पैटर्न, आपका एक्सरसाइज लेवल और आपका एडिक्शन से बचना। अननेसरी आप फास्ट फूड का एडिक्शन हो, शुगर का एडिक्शन हो, टोबैको का एडिक्शन हो, अल्कोहल एडिक्शन, उससे आप बचना। तो यूथ को समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हमें करना है। ओवरवेट होने से बचना है। आपका जो बहुत ओवरवेट, हाँ, क्योंकि ट्रंकल ओबेसिटी जो आपके पेट के आसपास का घेरा है वो यंग लोगों में बढ़ता जा रहा है। तो उससे आज नहीं तो कुछ सालों में सीरियस प्रॉब्लम सामने आती है। तो उससे बचना ज़रूरी है। तो ये तो हुई यंग लोगों को अपनी लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव करना। दूसरा जो आपने बताया कि शादी में करते करते कोई बच्ची सडनली गिर गई, जो इंसिडेंट हुआ था, जो बहुत फेमस हुआ, वायरल हुआ, तो मैं कहना चाहूँगा हार्ट अटैक जो होते हैं, जैसे जिम में दौड़ते समय किसी को यदि सीने में दर्द हुआ और उसको हार्ट अटैक आया, तो दैट इज़ अ कॉमन हार्ट अटैक जो हार्ट के ब्लॉकेज हो। लेकिन कुछ बीमारियाँ रेयर हार्ट की होती है, जैसे हार्ट की मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, कॉन्जेनाइटल, मतलब पैदाइशी जेनेटिक डिफेक्ट है कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, या अरिथमिया, कुछ चैनलोपैथीज होती है, सोडियम पोटेशियम करंट हार्ट में आपके पेसमेकर होता है, तो करंट सिस्टम बिगड़ा हुआ, उससे सडन धड़कन बंद हो जाती है। तो वो रेयर है, वो बहुत ही रेयर है, मतलब मिलियंस में किसी एक को होता है और उसका कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी को डॉक्टर्स पहचान के पहले से बोल सकते हैं कि आपको यदि रनिंग करना है, हम कहते हैं किसी को भी यदि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करना है, मैराथन दौड़ना है, फुटबॉल खेलना है, तो पहले एक अपना इको करा लो या ईसीजी करा लो। वो यदि एबनॉर्मल आया तो हम कहते हैं भैया आप बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी मत करो, सडन डेथ होने की रिस्क है। तो कुछ लेवल तक आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन कुछ रेयर डिजीजेस जैसे यंग सडन बच्चों की डेथ होती है, तो उसमें प्रोबेबली हार्ट अटैक ना होते हुए वो रेयर कॉन्जेनाइटल डिजीज के कारण वो डेथ होती है। ओके सर, आप एक सीजन कार्डियोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी सारी चीज़ें
आप लोगों ने ऑब्जर्व करी हैं और उसके लिए मैकेनिज़्म या प्रोसेसेस भी बनाई हैं। आप क्या एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं अपने हार्ट हेल्थ को लेके अभी, क्योंकि आपके रूटीन से इंस्पायर होके लिसनर्स भी उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे अपनी एक लाइफस्टाइल में। तो अभी एट प्रेजेंट में आपका जो भी एक डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है वो भी बहुत बोलेंगे ना स्ट्रेसफुल होता है और अनसर्टन भी होता है कि भाई इमरजेंसी है तो वो टाइम नहीं देखते हैं, फिर वो जाना पड़ता है। तो आप क्या एक अभी रूटीन फॉलो कर रहे हैं? देखिए, मेरा लाइफस्टाइल या मैं एज अ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर जो इमरजेंसी ब्रांच में डील कर रहा है, इमरजेंसीज डील कर रहा है, डॉक्टर हो, कोई पुलिस वाले हो, कोई इमरजेंसी फायर फाइटर्स हो, तो उनकी ड्यूटी ऐसी है कि उनको इमरजेंसी में जाना है। तो उनकी ड्यूटी इमरजेंसी, इसलिए हमको बहुत बार रात में जगना पड़ता है, रात में ऑपरेशन करने पड़ते हैं, लेट नाइट तक पेशेंट के पास रुकना पड़ता है, या बहुत अपना खाना स्किप करना पड़ता है। तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप लोग अपनी लाइफस्टाइल को, स्ट्रेस को अपनाओ। ये तो मेरे जॉब का कंपल्शन है कि मुझे स्ट्रेस लेना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे स्ट्रेस से दूसरे लोगों की हेल्थ रिलेटेड है। बट यदि आप एक नॉर्मल ऑफिस का काम कर रहे हो, आपकी दुकान है या आप जॉब करते हो, तो आप आपके फिक्स ऑफिस टाइम पे काम करो, बाकी टाइम अपनी हेल्थ पे, अपनी फैमिली पे, अपने सोशल कनेक्शंस पे ध्यान दो। जो मेरी लाइफस्टाइल ने पूछी, मेरा काम ऑब्वियसली बिजी हूँ, तो फिर भी मैंने अपने आप को जितना रिस्ट्रिक्ट करके इम्प्रूव कर सकता हूँ इम्प्रूव किया है। रोज़ सुबह मैं नियम से, मेरे घर में अपना जिम है, मेरा जिम ट्रेनर आता है, तो रोज़ नियम से एक्सरसाइज 1 घंटा जो करना होता है, जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, वो सब करना होता है। अपनी डाइट को जितना मैं नेचुरल बाहर खाना अवॉइड कर सकता हूँ, मैं अपना खाना लेके जाता हूँ हॉस्पिटल में। अच्छा। फूड वहाँ बनता है, फिर भी अपना खाना लेके जाता हूँ। लिमिटेड टाइम पे अपना खाना खाना। एक कंसेप्ट होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। यदि आपको वेट लॉस करना है, हेल्थ इंप्रूव करना है, तो बॉडी में खाने के लिए दिन भर 24 घंटे खाने के लिए आपकी बॉडी नहीं बनी है। ओके। तो आप उठे हो, आपने उठ के ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है फास्ट को तोड़ना, मतलब पहला मील लेना। तो ब्रेकफास्ट किया और आखिरी मील जो डिनर था वो किया। उस ड्यूरेशन को आप जितना कॉम्पैक्ट कर पाओगे और फास्टिंग ड्यूरेशन जितना बढ़ा पाओगे, मतलब आपने यदि 9 बजे ब्रेकफास्ट किया और शाम के 7 बजे आपने खा लिया, तो 10 घंटे में आपने पूरा मील ले लिया। तब 7 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक आपको कैलोरीज नहीं लेनी, आप पानी ले लो। ओके। पर कैलोरी आप सोचो, रात में सोते समय 1 गिलास दूध पी लूँ, या फल खा लूँ, या सुबह उठते से पहले कुछ खा लूँ, या रात में लेट खा लूँ, तो आपकी बॉडी को कंटिन्यू डाइजेशन में लगा रहना पड़ेगा। सिस्टम को परफॉर्म करते रहना पड़ता है। सिस्टम को परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। एक्सेस कैलोरी आप जाओगे, वो कैलोरी आपकी स्टोर होगी और सारी बीमारियां, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज बढ़ेगी। तो इसलिए कहते हैं कि इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है, आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे जितना हो सके फास्टिंग में रहो, और जो आपको खाना है कैलोरीज वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के अंदर लो। तो दैट इज थिंग विच आई ट्राई टू फॉलो, कि शाम का खाना जितनी जल्दी हो सके मैं खा लूँ 7 बजे, 7:30 बजे। उसके बाद सुबह मेरे को चाय भी लेनी होती है, तो आई टेक विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, ब्लैक टी आप ले लो। फिर सीधे अपन 9:30, 10 बजे, जो हॉस्पिटल जाने के पहले 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करके शाम के 7:30 बजे तक मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा खाना पूरा हो जाए। तो 10 घंटे में करके 14 घंटे ही फास्टिंग करते हो। दैट इज समथिंग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। नींद अच्छी लेने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली अब हफ्ते में 4 दिन, 2 दिन कभी फ़ोन आते हैं, तो वो मेरे काम का प्रोफाइल, लेकिन आप लोग अपनी नींद पूरी अच्छे से ले सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलर करें, पोल्यूशन से हो सके तो बचे, बीच बीच में आप ब्रेक ले। कंटिन्यू काम करना भी अच्छा नहीं होता है। तो यदि आपका वर्क प्लेस अलाउ करता है, सैटरडे आपकी छुट्टी है या आपको छुट्टियाँ मिलती है, तो ब्रेक ले, थोड़ा नेचर में जाए, जंगल में जाए, फॉरेस्ट एरिया में जाए, कोई नेचुरल जगह पे जाए, तो आपकी बॉडी रिजुविनेट होगी, माइंड रिजुविनेट होगा। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, चूँकि आप भी बॉर्न एंड बॉटअप इंदौर है, मैं भी हूँ, बहुत सारे चेंजेस जो अब हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, या जैसे जब हम ऑफिस से सड़क पे आते हैं तो देखते हैं कियोस मचा हुआ है, या टेंपल जा रहे हैं तो वहाँ एक अलग ही सेल्फी का प्रदर्शन चल रहा है कि लोग भगवान को कम मोबाइल में फ़ोटो ज़्यादा खींच रहे हैं, या कहीं भी जाएं कुछ ना कुछ अनइवन दिखता है। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि कई बार ये, क्योंकि ये मुझे हुआ है, पर्सनैलिटी चेंजेस हो रहे हैं, या मेरा नेचर बदल रहा है, या मेरी साइकोलॉजी बदल रही है। मतलब कई बार मैं समझ नहीं पाता हूँ ये हो क्यों रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका क्या कोरिलेशन डायरेक्ट हार्ट हेल्थ से हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ों पे काम करता रहता हूँ और हमारा फील्ड ऐसा है, मतलब बोलेंगे इतना डायनामिक है कि हर टाइप की एक इन्फॉर्मेशन हमको एक्सेसिबल है। तो कई बार ये होता है कि पर्सनालिटी चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजी बदल जाती है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। कभी लगता है यार ये तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर कभी लगता है कि नहीं यार ये मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। मूड स्विंग होते हैं, मतलब जो मूड स्विंग नॉर्मली प्रेग्नेंट वीमेंस को होते थे वो नॉर्मल पर्सनस को अब होने लगे, और ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो इसके क्या इम्प्लीकेशन हार्ट हेल्थ पे हो रहे हैं? बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है। देखिए, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका दिल, हम क्या बोलते हैं, जो मूवीज़ में बोलते हैं कि मेरा दिल में दर्द है, मुझे दिल मेरा दुखा दिया, या मेरे दिल पे चोट लग गई, तो आपका हार्ट भी आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। ओके। आपके हार्ट के आसपास पूरा नर्वस सिस्टम है, जो आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और एवरी हार्ट बीट का आपको जहाँ टेंशन होगा
आपकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाएगी, बढ़ेंगी। आपको तनाव होगा, सडन कोई खराब न्यूज़ सुनोगे तो आपके दिल पे दबाव महसूस हो जाएगा, ऐसा लगेगा छाती भारी हो गई। तो आपका हार्ट आपके इमोशन से कनेक्टेड है, क्योंकि आपकी बॉडी एक है। तो आपको यदि स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है जिसको अधीरता बोलते हैं, या डिप्रेशन है जिसको कहते हैं अवसाद, या जो आपने कहा ना मूड स्विंग्स, बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी बहुत खुश कभी बहुत उदास, तो ये सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर मॉडर्न लाइफस्टाइल में बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा इंदौर अब कोई छोटा शहर नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, इट इज़ अ मेट्रो नाउ। मेट्रो में लोगों का मैक्सिमम टाइम सूडो सोशलाइजेशन में जा रहा है। ऑफिस में आप आपके कलीग के साथ बैठे हो, लेकिन एक्चुअल आप कितने दोस्त हो, कितना पॉलिटिक्स है, कितना स्ट्रेस है, कितना तनाव है आपके बॉस का, आपके जूनियर का, सीनियर का, वो सब तनाव में आप दिन भर आर्टिफिशियल बिहेव कर रहे हो, आपके नेचुरल बिहेवियर पे नहीं आ पा रहे हो। फिर सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही है, आपने जरा सा कुछ किया सोशल मीडिया पे, किसी ने पोस्ट करा, आप अवसाद में आ गए, वो तो घूम रहा है इतना अच्छा, मैं यहाँ बैठा काम कर रहा हूँ, तो आप डिप्रेशन में जा रहे हो। एंग्जाइटी हो रही है, हेल्थ को लेके एंग्जाइटी इतनी कॉमन है। मैं ओपीडी में ऑलमोस्ट 40-50 पेशेंट रोज देखता हूँ, उसमें से कम 20% पेशेंट सिर्फ एंग्जाइटी के कारण मेरे पास आते हैं। बोले डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है, दिल धड़क रहा है, भारी हो रहा है, घबराहट। अब मुझे जांच करके समझ आता है कि भाई आपको हार्ट आपका बिल्कुल अंदर से हेल्दी है, पर हार्ट का जो कनेक्शन है ब्रेन से और जो एंग्जाइटी है उसने आपको डिप्रेस कर दिया है, एंग्शियस कर दिया है, और इस कारण से आपको सीने में दर्द, पाल्पिटेशन, धड़कन, घबराहट हो गई है। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन लंबे समय तक रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, हार्ट के ब्लॉकेजेस बढ़ेंगे, और हार्ट अटैक, पैरालिसिस, जो पूरा एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसको हम कहते हैं, वो एक पूरा कंटिन्यूम है। आपका मोटापा, आपकी शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके हार्ट के ब्लॉकेज, आपके ब्रेन के ब्लॉकेज, आपका जो डिमेंशिया जिसको हम कहते हैं वस्कुलर डिमेंशिया, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है और एक ही चीज़ है। और अल्टीमेटली इसके जितना भी हम डिस्कशन करेंगे रूट में जाके आपकी लाइफस्टाइल, आपका मॉडर्न लाइफस्टाइल, तो जितना इंदौर हमारा अच्छा हुआ करता था, अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा दुख हूँ, बड़ा सॉरी हूँ, लेकिन उतना अब हेल्थ के लिए बिगड़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली मेंटल जो डिजीज़ेज होती है, जो साइकेट्रिक डिजीज होती है, वो हार्ट हेल्थ को नुकसान करती है और वो बढ़ती जा रही है। नहीं, नो डाउट सर, ये जो आपने बोली ना, मैं जितना देख भी पा रहा हूँ कि जितना मटेरियलिज्म अब इंदौर में बढ़ रहा है, उतना ही मेंटल हेल्थ हमारी ख़राब होती जा रही है। और ये एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत जगह देखा है, सोशल प्रेशर हर एज ग्रुप में देखा है, हर एज ग्रुप में पैसे का दिखाना, बड़ी बड़ी शादियाँ होना, बड़ी बड़ी पार्टियाँ होना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़ी बड़ी होटल्स में पार्टी देना, खर्चा करना, कपड़े खरीदना, मॉल कल्चर, तो ये सारा है मॉडर्न लाइफस्टाइल जो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस देगा, तनाव देगा। कुछ 5% लोग उसको झेल के आगे निकल जाएंगे, पर 90-95% लोग उसमें कहीं ना कहीं अपना नुकसान फंसे हुए हैं वो अभी भी। सर, प्रॉब्लम तो इतनी एग्जिस्ट करती हैं और ये ड्रेस्टिकली बढ़ भी रही हैं, और ये आने वाले टाइम में मुझे जो जितना पता है, जिस हिसाब से इंदौर ग्रो कर रहा है, और वो इंदौर की आदत है हर चीज़ में नंबर 1, बस हम प्रे यही करते हैं कि प्रॉब्लम्स में नंबर 1 ना बने। तो हाउ शेल्बी इज़ मेकिंग डिफरेंस इन हार्ट हेल्थ केयर, और क्या वो प्रिकॉशनरी चेकअप्स या वो मेजर्स अब शेल्बी और बीइंग अ एक्सपर्ट आप लोग ले रहे हैं कि यार जो इंदौर है, जो स्वच्छ इंदौर है, अब वो स्वस्थ इंदौर भी बने, तो क्या वो चीज़ें शेल्बी अब कर रहा है और आप कर रहे हैं अपने पर्सनल लेवल पे? देखिए, मैं खुद पिछले करीब 15 सालों से इंदौर में पेशेंट्स देख रहा हूँ, लगातार सबको काउंसलिंग कर रहा हूँ। हम लोग हेल्थ टॉक्स होते हैं, पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, रेगुलरली करते हैं। हॉस्पिटल में भी हम लोग करते हैं, रविवार के दिन हो सके तो लोगों को बुला के उनका चेकअप करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस टॉक्स करते हैं, कैंपेन करते हैं। CPR का जो जान बचाने के लिए CPR करी जाती है, प्रिवेंटिव टॉक्स जगह जगह अलग अलग संस्थाओं में जाके करते हैं। एज अ हॉस्पिटल पिछले करीब 10 सालों से शेल्बी हॉस्पिटल सिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द सिटी में, हार्ट ऑफ द सिटी में इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे हार्ट की सारी सुविधा अवेलेबल है। हमारे हॉस्पिटल में सारा एडवांस जो हार्ट ट्रीटमेंट होता है, हम लोग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जो पेसमेकर इम्प्लांटेशन होते हैं धड़कन के लिए, या कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी जो इमेज गाइडेड आईवर्स एंजियोप्लास्टी, रोटाब्लेशन, जो कॉम्प्लेक्स केसेस, सबसे एडवांस ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। हार्ट की सर्जरीज होती है, बड़ी बड़ी हार्ट की सर्जरीज रोज इतनी होती है। पूरा कार्डियक डिपार्टमेंट है हमारा, 26 बेड का ICU जो हमेशा फुल रहता है। तो हार्ट डिजीज़ के लिए हमारा सेंटर एडवांस्ड है और हार्ट डिजीज़ करके लोगों की हेल्प कर रहा है, और प्रिवेंशन में भी हमसे जितना बनता है हम करते हैं। बट अल्टीमेटली कितने भी आप हॉस्पिटल खोल लो, एक की जगह 10 शेल्बी हॉस्पिटल खोल दो, इंदौर शहर को वो सब कम पड़ जाएंगे यदि हमने प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दिया। तो ट्रीटमेंट तो बाद में आता है। डॉक्टर्स तो है, मैं अकेला कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, इंदौर में शायद 30-40 कार्डियोलॉजिस्ट है, और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो लोगों की कंटिन्यूस केयर में लगे हुए हैं, और आगे और भी डॉक्टर्स आएंगे, और भी हॉस्पिटल्स खुलेंगे, और भी एंजियोग्राफीज होगी, बाईपास ऑपरेशन होंगे, पेसमेकर लगेंगे, लेकिन फिर भी कम पड़ जाएंगे। गवर्नमेंट का भी, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल हार्ट मिशन है, जिसको NCD कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो पिछले 20 साल पहले तक इंडिया में फोकस क्या होता है, मलेरिया हटा दो, डायरिया हटा दो, बच्चों की जान बचा दो, इन्फेक्शन हटा दो। अब इंदौर स्वच्छ इंदौर तो हो गया, तो इंदौर में आप देखोगे अब डायरिया से, दस्त से, हैजा से
मौत होना बहुत रेयर है, बहुत रेयर हो नहीं गया, हो गया। नहीं होता अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, एनसीडीज नॉन कम, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मोटापा, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, तो इसको जड़ पे जाके आपको रोकना पड़ेगा। ओके तो एज अ हॉस्पिटल, एज अ रिस्पॉन्सिबल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन शेल्बी हॉस्पिटल, एज अ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, मैं खुद अपने पेशेंट्स को, अपने जितने भी टच में आते हैं उनको संदेश देते हैं। प्रोबेबली इस तरह के आपका ये जो पॉडकास्ट है या आपका ट्रांसमिशन है, इसमें आके भी संदेश यही होता है कि लोगों में जागरूकता लाए, अपने हार्ट हेल्थ के लिए, कार्डियोस्कोलर हेल्थ के लिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस को बढ़ाए, लोगों को सेंसिटाइज करे, थोड़ा सा डराए, थोड़ा सा प्रोत्साहित करे, जरूरी है थोड़ा सा डराए, थोड़ा सा प्रोत्साहित करे। इट इज़ मैनेजेबल, इट इज़ वेरी वेरी मैनेजेबल। यदि आप चीज़ को समझते हो तो अपने आप को हेल्दी रखना, डरने की जरूरत नहीं। अभी लोग पैनिक में आते हैं हमारे साहब, पापा को हार्ट अटैक आ गया, मेरे को तो नहीं कुछ हो जाएगा, तो हम कहते हैं डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मेडिकल साइंस कार्डियक इतना एडवांस है कि हम लोग अंदर जाके, जो हम एंजियोग्राफी करते हैं उसमें हम कैमरा ले जाते हैं 1 mm का, ओके जो अंदर जाके आर्टरीज के अंदर जाके पूरा ये कमरे से बड़ा पिक्चर हमको निकाल के देता है। तो ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है और प्रिवेंशन भी अवेलेबल है, इतनी अच्छी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल है। अभी मैं शेल्बी हॉस्पिटल में, इंडिया के कुछ सेंटर्स में से एक सेंटर है जिसने जो हार्ट डिजीज़ की वैक्सीन है उस पर रिसर्च करी। ओके उस वैक्सीन का नाम है इंक्लिसिरान। मैं खुद उसका प्रिंसिपल, मतलब मेन रिसर्चर रहा हूँ। 2021 से लेके 2023 तक हमने उसमें कम से कम बहुत सारे मरीजों को वो इंजेक्शन दिया। व्हाट इज ऑल अबाउट इट? दैट इज इंजेक्शन विच इज लाइक जैसे आपने वैक्सीन सुनी होगी ना, कोविड में मॉडर्ना, फाइजर की एक वैक्सीन आई थी, आरएनए वैक्सीन, इंडिया में नहीं आई थी, अमेरिका में जो लगी थी, जो आरएनए बेस्ड वैक्सीन थी। आरएनए एक न्यूक्लियस, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए जैसा होता है ना, डीएनए हमारा, वैसे आरएनए होता है। ओके तो आरएनए वैक्सीन बनी थी जो बॉडी के अंदर कोविड की एंटीबॉडी बना देती थी। तो ऐसे ही आजकल आरएनए वैक्सीन बनी जो हार्ट डिजीज रोक देती है। ओके वो क्या करती है, एक आरएनए होता है जो आपकी बॉडी में हम इंजेक्ट करते हो इंजेक्शन से। वो एक इंजेक्शन काफ़ी महंगा आता है, लेकिन वो 6 महीने में एक बार लगता है। ओके और वो बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल के जो सेल्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं लीवर के, उन सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कम कर देती है। तो सडनली जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई रहते हैं, जिनको कोई सारी दवाई दे दी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिख रहा है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसको तो ब्लॉकेज बनेंगे, हार्ट अटैक आएगा, अभी तक हमारे पास इलाज नहीं था, अब हम वो इंजेक्शन लगाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल सडनली कम हो जाता है। तो हमारे शेल्बी हॉस्पिटल में लाइव एग्जाम्पल, अभी कुछ महीने पहले एक पेशेंट थे जो 55 साल के, 52 साल के, उनको एंजियोग्राफी करी, सारी नसें बंद थी, बाईपास ऑपरेशन, उसका बच्चा आया, बोले सर पापा को हुआ यंग एज में, मेरे को तो नहीं, उसका कोलेस्ट्रॉल चेक किया तो नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा। बच्चे का? हाँ, बच्चा करीब 26 साल का। ओके तो उसको हमने कोलेस्ट्रॉल की सारी जितनी दवाइयाँ गोलियाँ अवेलेबल थी दे दी, उसका कोलेस्ट्रॉल कम ही नहीं हुआ। उसकी एंजियोग्राफी करी, उसको भी ब्लॉकेज निकले, सारी नसें बंद थी इतनी कम एज में, तो उसका बाईपास करने की जरूरत पड़ी। फिर हमने उसको इंजेक्शन दिया, उसके ट्रायल में उसको लिया, ये इंजेक्शन दिया, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल 90% कम हो गया, पूरे ब्लॉकेज जो तेजी से बढ़ रहे थे वो रुक गए। उसके बाद उसका बाईपास हमको करना पड़ा क्योंकि ब्लॉकेज ऑलरेडी बन गए थे, पर अब उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम कम है। ओके तो अब मुझे पता है कि अब उसको वापस ब्लॉकेज नहीं बनेंगे, तो ट्रीटमेंट हो गया, हार्ट बिल्कुल हेल्दी है। अब 26 साल 30 साल की एज में बाईपास हुआ तो अगले 30 साल की एज उसकी हेल्दी निकलेगी। ओके लेकिन मान लो वैक्सीन नहीं होती या वो अवेयर नहीं होता, तो जैसे उसके फादर को हार्ट अटैक शायद 52 साल की एज में हो सकता है, उसको 32 साल की एज में आता और हार्ट वीक हो जाता, ओके या जान भी जा सकती थी। ओके तो ये सब हम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेटेस्ट ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू आइसबर्ग का जो टिप होता है ना, समुद्र में जो आइसबर्ग होता है उसका 10% ऊपर दिखता है, 90% तो नीचे है, नीचे ही है। तो पेशेंट्स को जो अंदर अंदर आप सबके अंदर जो लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम हो रही है, आप हमारे पास आओगे जब वो सामने आ जाएगी, जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तब प्रॉब्लम्स के बाद हम हेल्प करेंगे, लेकिन आपको अपने आप की हेल्प पहले से करनी। हाँ, प्रिवेंटिव चेकअप्स हम लोग करते हैं। ओके हमने बहुत सारे हेल्थ पैकेज बना रखे जिसमें ऑलमोस्ट 70% डिस्काउंट पे सारा हार्ट चेकअप का पैकेज हम करते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड और आपका इको, टीएमटी, ईसीजी, सुबह खाली पेट हम बुलाते, 2 घंटे के अंदर पूरा हेल्थ चेकअप करके सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि भाई ठीक है आपको कुछ नहीं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है 30 साल के ऊपर की एज के लोगों को एटलीस्ट 3 साल में एक बार अपना कार्डियक पैकेज, कार्डियक चेकअप, शेल्बी हॉस्पिटल नहीं, हर हॉस्पिटल इंदौर के साथ, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सारे हॉस्पिटल में हेल्थ पैकेज रहते हैं, वो करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सर, अभी आपने एक कोविड और वैक्सीन वाली बात की, एक हमेशा से डाउट और ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी रहे हैं कि आफ्टर कोविड, मतलब कोविड के बाद क्या हार्ट हेल्थ हमारी एडवर्सली अफेक्ट हुई है, या जो कोविड के सर्वाइवर हैं उनको हार्ट डिसीजेस पर्टिकुलरली उनका एक फिगर बड़ा हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ है क्या? कोविड से क्या हुआ है कि देखो 2-3 चीज़ें, पहली बात तो वैक्सीन से हार्ट अटैक आए, वो लोगों में बड़े पूछते हैं साहब कोविड वैक्सीन लगी, उसके बाद से मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो वैक्सीन से हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज बढ़ने का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आपको कोविड हुआ है सीवियर फॉर्म में, मतलब हल्का फुल्का नहीं, जिनके लंग्स में कोविड सीटी स्कैन कराया 30, 40, 80, 90% कोविड था, ऑक्सीजन लगी या इंजेक्शंस लगे या आईसीयू में रहना पड़ा, उन लोगों को क्या है कोविड के दौरान लंग्स में मेजर डैमेज हुआ
ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहा तो उनके हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ा, उनको ब्लड क्लॉटिंग की भी काफ़ी समस्या हुई, क्लॉट्स बने, हार्ट अटैक भी आए, ब्रेन में क्लॉट्स बने, हाथ पैरों में क्लॉट्स बने और काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। तो जिनको मेजर कोविड हुआ है उनमें हार्ट अटैक छुपी हुई बीमारी जो थी हार्ट की वो सामने आई और काफ़ी हार्ट अटैक हुए, काफ़ी पेशेंट्स को हमने लूज़ भी किया और बहुत पेशेंट को बचाया भी। कोविड के दौरान भी हमने बहुत पेशेंट्स की एंजियोप्लास्टी करी, जान बचाई कोविड के होते हुए भी। तो डेफिनेटली इट वॉज अ वेरी बैड टाइम, बहुत मेडिकल साइंस के लिए पिछले 100 सालों में शायद सबसे ख़राब टाइम था कि इतने पेशेंट्स आए कि हॉस्पिटल में आपको मालूम है जगह ही नहीं तो थी। पूरा देखा हुआ ऐसा लग रहा है। तो उसके साइड इफेक्ट और उसके आफ्टर इफेक्ट अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। मतलब जो पेशेंट्स हमारे दवाइयों पे अच्छे खासे चल रहे थे, हार्ट ब्लॉकेज था लेकिन बढ़िया चल रहे थे, अपना काम कर रहे थे, सडनली पटरी से उनका किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग्स सारे उतर गए। तो वो प्रॉब्लम तो हम फेस कर ही रहे। बट मैं फिर कहना चाहूँगा कोविड वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, कोविड के दौरान बीमारी बढ़ी क्यों? क्योंकि ये तो जिनको कोविड हुआ, जिनको कोविड नहीं हुआ उनकी लाइफस्टाइल भी बिगड़ गई। बिल्कुल 1 साल 2 साल लॉकडाउन में रहे, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। अब जो आईटी में लोग काम करते, अब वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया तो वो दिन भर बैठ के आड़े टेढ़े पोजीशन में कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। ऑफिस जाते थे, कम से कम ऑफिस जाके एक्टिव रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, ब्रेक लेते थे, वो सब बंद हो गया। वर्क फ्रॉम होम से पूरी लाइफस्टाइल बिगड़ गई, उठने बैठने का टाइम चेंज हो गया, वेट बढ़ गया, खाना पीना चेंज हो गया। कई तो अभी भी उसको अडॉप्ट करे हुए हैं, तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। हाँ, उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाया, उससे भी ये सारी बीमारियां बढ़ी है। दैट इज़ वन साइड इफेक्ट ऑफ कोविड विच हैज हैपेंड विद हेल्दी पीपल। और ऑब्वियसली जिनको कोविड हुआ उनको तो बहुत नुकसान हुआ है। मतलब सर मैं बोलूँगा इट वाज अ अमेजिंग हार्टफुल सेशन। मतलब आपसे बात करना, मतलब बहुत सी चीज़ें मुझे अनक्लियर थी, पता ही नहीं थी, और डेफिनेटली ये जो कन्वर्सेशन है ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा। सर हम लोग जब भी ये पॉडकास्ट कन्वर्सेशन हमारा एंड होता है एक मैसेज लेते हैं, और उस मैसेज को हम लोग इन जनरल ना लेते हुए स्पेसिफिक हर ऑडियंस को लेते हैं, क्योंकि यार इंदौर में हर टाइप की ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, हर टाइप का एक एज ग्रुप है। तो क्या वो आपका बीइंग एक्सपर्ट मैसेज होगा? सबसे पहला बच्चों के लिए जो वाकई में अभी तनाव से भयंकर गुजर रहे हैं, पेरेंट्स का प्रेशर है, कंपटीशन का प्रेशर है। आपने थोड़ी देर बात की थी, पहले बात की थी कि हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, शाहरुख खान नहीं, तो हर कोई डॉक्टर भी नहीं बन सकता है, जो मैंने देखा है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर विजिट किए हैं जहाँ पर बच्चे मतलब बैठे हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं, मतलब मुझे देख के लगा कि ये अभी अपनी नेचुरल लाइफ में नहीं है या नॉर्मल लाइफ में नहीं है। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा? सेकंड, यंगस्टर जो एक टीनेजर एज में आ गए हैं, अब जो कैरियर बनाने वाले हैं या जो कॉलेजेस में जाने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तीसरा, जो प्रोफेशनल, जैसे हम जैसे प्रोफेशनल, आप जैसे प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं अभी, उनके लिए, और जो सबसे बड़ा एक मैसेज जो हमारी एक सीनियर सिटीजन जनरेशन है जो जा रही है अपने साथ और बहुत सारा नॉलेज भी लेके जा रही है, और शायद हम उनको रिप्लेस कर पाएंगे कभी, तो उनके लिए बीइंग अ एक्सपर्ट आपके क्या मैसेजेस होंगे? बहुत अच्छा तरीका है मैसेज लेने का। जनरल मैसेज है। सबसे पहले आपने कहा बच्चों के लिए, तो बच्चों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि बच्चों, आपकी उम्र खेलने कूदने की, खुश रहने की, स्ट्रेस फ्री रहने की। बच्चों पे कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। तो आप लोग अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स के तनाव में आके या पढ़ाई के तनाव में आके अपने बचपन को डिस्ट्रॉय मत करो। हर बच्चे के लिए ओपन खुले में जाके खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है। सारे स्कूल्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, उनमें आप भाग लो। अपने जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं या आर्ट एक्टिविटीज़ होती है, उनमें पार्ट लो। पढ़ाई तो आपको करना ही है, लेकिन आपको अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी है। आपके दोस्तों से आपका इंटरेक्शन अपनी पर्सनैलिटी में हेल्प करेगा। आप घूमो, दोस्तों के साथ मिलो, स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, मैदान में खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों के लिए मेरा बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। अब आती है बात यंगस्टर्स की, जो टीनेजर्स है या जो यंगस्टर्स है जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़, यंगस्टर्स की एज ऐसी एज होती है कि इजीली ड्रिवन अवे हो जाते हैं। आप पीयर प्रेशर में, दोस्तों के दबाव में, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल में, यदि आप स्मोकिंग कर रहे हो, टोबैको कंज्यूम कर रहे हो या ड्रग्स का सेवन कर रहे हो या अननेसेसरी ज़्यादा लेट नाइट जग रहे हो, बाहर पार्टी कर रहे हो, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चूँकि आप यंग हो तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आज से आप जो नुकसान कर रहे हो धीरे धीरे आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट होता है। तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे ही आपकी बॉडी डेवलप हो रही है वैसे वैसे आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है। अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज और एक्टिविटी को मेंटेन करके रखना है, अपने वेट को मेंटेन करके रखना है, पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है। आप इस देश की, इस राष्ट्र की जान हो, फ्यूचर हो, तो आपको स्ट्रांग होना है, मेंटली स्ट्रांग होना है, फिजिकली स्ट्रांग होना है, एडिक्शन से बचना है, अपनी साइकी को, अपने हेल्थ को मेंटेन करना है। यही मेरा संदेश है। और खास तौर पे डिजिटल एडिक्शन से, डिजिटल एडिक्शन से, यस ड्रग्स के एडिक्शन से ज़्यादा डेंजरस आजकल डिजिटल और गेमिंग हो गया है। तो गेमिंग, हाँ, मतलब गेमिंग एडिक्शन भी शायद हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, स्क्रीन टाइम कम करना है, फिजिकल रियल वर्ल्ड में रहना है, अपने प्रेजेंट में, अपने आसपास में जीना है, रेदर देन आर्टिफिशियल सूडो या जिसको क्या कहते हैं
फॉल्स दुनिया में रहना है, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं रहना है. दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट एंड मैसेज टू द यंगस्टर्स. रिगार्डिंग द प्रोफेशनल एज, जो आप 22, 24, 25 साल से लेके 40, 50 साल की एज के बीच में आप लोग अपने कैरियर के पीक पे हो. यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप मेल्स हो, बाहर काम कर रहे हो, तो अपना कैरियर आपको बनाना है. आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, आपको आपके पेरेंट्स का ध्यान रखना है, आपके परिवार के लिए कमाना है, बच्चों का ध्यान रखना है. तो आप पे ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, तो अननेसरी और स्ट्रेस मत ढूंढो. सोशल मीडिया में जाके दुनिया भर का स्ट्रेस लेके या कंपैरिजन में जाके अपना मेंटल प्रेशर बढ़ा के या अपनी हेल्थ को बिगाड़ के काम मत करो. यदि आप 30+ है तो अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराओ, अपना वेट मेंटेन करो. आप देखो कि आप में क्या गलत हो सकता है. यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपकी फैमिली में शुगर, हार्ट डिजीज़ है, तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है. अपने चेकअप्स कराना है, अपने बॉडी वेट को, हेल्थ को मेंटेन करना है. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है. स्पेशली जो फीमेल्स है, भले ही आप काम नहीं कर रहे हो, लोग कहते हैं हाउस वाइफ, आप क्या करते हो, तो हाउस वाइफ मतलब ज़्यादा काम है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपको 24 घंटे काम करना है, बच्चों का ध्यान रखना है, सुबह उठना है. तो आपको आपके काम के साथ में आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है. मैक्सिमम फीमेल्स जो हम देखते हैं, जो 45-50 साल जब मीनोपॉज होता है उसके बाद आती है हार्ट डिजीज साथ में, उन्होंने सबके लिए काम किया. भाइयों के लिए काम किया यंग एज में, शादी के बाद हस्बैंड के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया, सास ससुर के लिए, ननद के लिए काम किया, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखा. तो खुद की हेल्थ के लिए आप यदि अपनी हेल्थ मेंटेन नहीं करोगी तो आप दूसरों की हेल्प भी नहीं कर पाओगी. तो सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज, आपकी नींद, आपकी डाइट, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ पे आप ध्यान दो. फीमेल होकर यदि आप खुद स्ट्रांग रहोगी तो आपके परिवार को भी डेफिनेटली उससे हेल्प मिलेगा, और आप स्ट्रांग रहोगी तो ही परिवार आगे बढ़ेगा. तो दैट इज़ वाई बोथ, आप पुरुष हो या महिला हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने रेगुलर चेकअप कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. और लास्टली जो हमारे सीनियर सिटीज़न है, जैसे आपने कहा हमारे एसेट है, उनका जो ज्ञान, उनका जो एक्सपीरियंस, उनका जो मार्गदर्शन है, वो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बहुमूल्य होता है. तो उनकी हेल्थ के लिए डेफिनेटली उनको तो मेडिकल चेकअप की ज़रूरत पड़ती है. यदि आप सीनियर है तो आपको रेगुलर हर साल अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए. आपके अच्छे डॉक्टर से आपकी दोस्ती होनी चाहिए. आपके पैरामीटर्स, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ईसीजी, ये सब आपको पता होना चाहिए. यदि आपके डॉक्टर्स दवाई देते हैं तो मान के चलिए जो मेडिकल साइंस में मॉडर्न मेडिसिन दी जा रही है वो टाइम टेस्टेड है, उस पर पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों पे स्टडीज़ करी जाती है, तब फार्मा कंपनी को दवाई लॉन्च करने की परमिशन दुनिया में मिलती है. तो यदि दवाई दी जा रही है तो आपके डॉक्टर को पता है कि दवाई आपको फ़ायदा करेगी, तो साइड इफेक्ट से मत डरिए. लोग मेनली डर जाते हैं कि साहब दिन भर हम तला हुआ समोसा खा रहे हैं, उसके तो साइड इफेक्ट हो नहीं रहे, दवाई जहाँ दी डॉक्टर साहब इसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा. तो भैया उसका मेन इफेक्ट इंपॉर्टेंट, तभी तो आपको दे रहे हैं. और साइड इफेक्ट उसका स्टडी करा हुआ है, होगा तो उसका भी हमको आइडिया है, उसका चेकअप कराएंगे, उसको ट्रीट करेंगे. दवाई आपके लिए फ़ायदेमंद है तभी आपके डॉक्टर दे रहे. तो प्लीज़ अपना चेकअप कराइए, अपने स्वास्थ्य को संभाल कर रखिए. अपनी लाइफ का आपका बोनस टाइम है, आपको, आप काम से यदि रिटायर हो तो अपनी लाइफ को एंजॉय करिए. आप हेल्दी रहेंगे तो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, सोशलाइज कर पाएंगे और ज़्यादा मॉडर्न लाइफ का फ़ायदा ले पाएंगे. दैट इज़ माई मैसेज टू यू ऑल. सीनियर सिटीजन के लिए सर मैंने ये एक बात आपको इसलिए भी बोली क्योंकि वो एक असेट है. क्योंकि आज की एरा में अब वो जो नॉलेज हमें बोलते हैं ना वर्चुअल पे जो मिल रहा है, वो शायद हमें जीना नहीं सिखा रहा है, वो हमें दूर होना सिखा रहा है. और यही एक रीज़न है कि बहुत से सीनियर सिटीज़न वो अकेले रह रहे हैं, बच्चे कहीं और हैं, वो अकेले रह रहे हैं, तो उनका एक एडवर्स इफेक्ट आ रहा है कहीं ना कहीं हेल्थ पे. और जब प्रॉब्लम्स राइज होती हैं तो उनके पास उनके अपने होते नहीं हैं जनरली. सो उनको तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है अब, अगर कोई भी ऐसे सीनियर सिटीजन रह रहे हैं. बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है. सो सर इट वाज अ अमेजिंग सेशन, और मतलब मैं तो बोलूँगा एक हार्टफुल सेशन था जिसमें हमने दिल की बात तो की, साथ ही वो बातें भी की जो अब इंदौर को जानना ज़रूरी है. और इंदौर जिस स्पीड से भाग रहा है, मैं तो कहता हूँ कि भागने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. हम जो हमारा कोर था, जो हम बेसिक एक लाइफ जीते थे इंदौर में, जो हर चीज़ को बोलते थे ना एक्सेसिबल थी, हम लोगों से भी मिलते थे, वहीं जगहों पे भी जाते थे, आज हमने सिमट के उसको एक फ़ोन पे ला दिया है या कुछ पार्टीज़ तक सीमित कर दिया उसको. तो वो एक लाइफ नहीं है वो, और केसेस बढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों के. हम लोग बहुत से पॉडकास्ट करते हैं या बहुत से टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो आज मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ रहे हैं. गट हेल्थ पे हम ऑलरेडी एक सर के साथ एक पॉडकास्ट किया, शेल्बी हॉस्पिटल से अजय सर के साथ, उन्होंने भी अपने एक बताए, उसके केसेस बढ़ रहे हैं. अभी हम एक ऑटिज़म पे किया तो ऑटिज़म के केसेस बढ़ रहे हैं. अभी एक हमने ब्रीथिंग पे किया जिसमें सांस लेना कैसे है वो भी अभी लोगों को नहीं पता है, वो भूल चुके हैं अब हम. या अभी चूँकि अब 9% ऑक्सीजन ही जोन बचा है तो आप कैसे सांस लें, वो तरीके बदलने पड़ेंगे. तो उस पर भी काम कर रहे हैं. सो आवर मोटिव इज़ टू ब्रिंग द चेंज थ्रू कंटेंट. तो उसी प्रयास में हम लोग काम कर रहे हैं, और आगे भी एज एंड व्हेन जब बहुत बढ़िया रहता है की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़रूरत है इस तरह की चीज़ें लोगों को जानने समझने की. टाइम पे आपको बुलाएंगे. थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.